नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर विदेश यात्रा पर चले गए हैं। इस बार मोदी हिंद महासागर के छोटे से द्वीप वाले देश, आप जानते हैं सेशल्स, वहां की 3 दिनों की यात्रा पर हैं। नारियल पानी पीते हुए और 150 साल के कछुए को पत्तियां खिलाते हुए मोदी जी की तस्वीरें सामने आई हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें, ये कछुआ और उसको पत्तियां खिला रहे हैं। 150 साल उम्र है इस कछुए की। आप जानते हैं कि कछुओं की उम्र जो है वो 200-200 साल, 300-300 साल होती है, और ये 150 साल का कछुआ है और इसको घास खिला रहे हैं, पत्तियां खिला रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसके अलावा प्रवासी भारतीयों की तरफ से जय जयकार करने वाली तस्वीरें और वीडियो भी शामिल हैं। वसुधैव कुटुंबकम कहते कहते मोदी जी ने देश और विदेश का अंतर ही मिटा डाला है। बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता देश में रहें या विदेश में रहें। ये देखिए, अलग अलग मोदी जी के सेशल्स हवाई अड्डे पर मिले गर्मजोशी भरे स्वागत की कुछ झलकियां यहाँ आप देखिए प्रस्तुत है। भारतीय प्रवासी समुदाय के स्नेह के लिए हार्दिक धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी की ये तस्वीरें जो वहाँ सेशल्स एयरपोर्ट पे इनको, तो वसुधैव कुटुंबकम कहते कहते मोदी जी ने देश और विदेश का अंतर ही मिटा डाला है। रोजमर्रा की उलझनों में डूबा आम भारतीय को साल में एक बार छुट्टियां मनाने के बारे में भी नहीं सोच पाता आम भारतीय। मोदी जी हर महीने विदेश जाते हैं और दावा ये कि इससे भारत को फायदा होगा। अभी 2 महीने पहले की बात याद कीजिए, जब नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा था कि आप लोग विदेश की यात्राएं बंद कर दीजिए। देश में अभी देश की हालत और जंग के कारण खराब होने वाली है। लेकिन उसके बाद नरेंद्र मोदी 7 दिनों की यात्रा पे गए, फिर 5 दिनों की यात्रा पे गए, अभी 3 दिनों की यात्रा पर गए हैं। जा चुके हैं, कल ही जा चुके हैं, और तो ये और सेशल्स गए हैं। लेकिन भारत में तो समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी नीट पेपर लीक, जी हाँ, लीक से आते हैं, जरा इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। अभी तो सब सिर्फ और सिर्फ आपको नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं वो बता रहा था। नीट पेपर लीक को लेकर धरने प्रदर्शन जारी हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ है। और अब महाराष्ट्र में टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो उसकी परीक्षा के पेपर जो हैं वो लीक हो गए हैं, जिसमें लाखों शिक्षकों का भविष्य लटक गया है। देश में न पढ़ने वालों की फिक्र सरकार को है और न ही पढ़ाने वालों को फिक्र है। न पढ़ने वालों को की फिक्र है सरकार को, न ही पढ़ाने वालों की फिक्र है सरकार को। और इसलिए क्योंकि अगर टीईटी की एग्जाम का भी जो पेपर है वो भी लीक हो जाए तो ये पढ़ाने वाले टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, और उसके अगर पेपर लीक हो जाएं तो फिर क्या कहा जाए। पढ़ने वाले जो हैं छात्र, उनके पेपर तो लीक हो ही रहे हैं। नीट का पेपर लीक हुआ, आपने देखा। इसके अलावा भी CUET का पेपर लीक हुआ, CBSE का पेपर लीक हुआ, ये सब कुछ आपने देखा। इस मसले पर राहुल गांधी ने आज सोशल मीडिया पर, जो TET लीक हुआ है पेपर, उसमें सोशल मीडिया के जरिए क्या कुछ कहा है, देखिए आपके सामने है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक और पेपर लीक, एक और परीक्षा रद्द, इस बार महाराष्ट्र का TET। देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को वसूली का सिस्टम बना दिया गया है, जिससे देश का हर युवा असुरक्षित है। यह सिर्फ पेपर लीक नहीं, यह युवाओं के भविष्य की चोरी है, कह रहे हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी पेपर लीक मामले को छोड़ने वाले नहीं हैं, यह साफ नजर आ रहा है। आज ही राहुल गांधी ने कांग्रेस के सभी महासचिवों, प्रभारियों, PCC अध्यक्षों, विभाग प्रमुखों, DCC अध्यक्षों और शहर कांग्रेस अध्यक्षों को एक खत लिखा है, और खत लिखकर छात्रों की गूंज अभियान में इंडियन यूथ कांग्रेस यानी IYC युवक कांग्रेस जो है वो और NSUI का समर्थन करने का आग्रह किया है राहुल गांधी ने। एक चिट्ठी में राहुल गांधी ने अपनी कोटा रैली का हवाला देते हुए जो लिखा है, ये चिट्ठी है, देखिए लंबी सी चिट्ठी उन्होंने तमाम लोगों को लिखा है, और इसको पोस्ट करते हुए कांग्रेस ने लिखा कि हमें भारत के युवाओं द्वारा झेले जा रहे उत्पीड़न और जबरन वसूली की सच्चाई को सामने लाना होगा और एक ऐसा माहौल बनाना होगा जिससे ये संदेश पूरे देश में सही ढंग से और असरदार तरीके से पहुंचाया जा सके। यह आप देख रहे हैं।
आप जानते हैं कि कोटा के बाद अब प्रयागराज, पटना और दिल्ली में राहुल छात्रों की गूंज आंदोलन करने वाले हैं और उसके पहले कांग्रेस हर मोर्चे पर बीजेपी को घेर ही रही है। आज ही कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने विदेश नीति को लेकर भी मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने एक लेख में दावा किया है कि अगर भारत ने अपनी पारंपरिक और संतुलित विदेश नीति बनाए रखी होती तो पश्चिम एशिया में उसकी भूमिका कहीं अधिक प्रभावशाली होती। सोनिया गांधी का कहना है कि आज भारत पूरे इलाके में मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा होता, लेकिन सरकार की गलत नीतियों की वजह से यह मौका हाथ से निकल गया और पाकिस्तान की भूमिका बढ़ गई। सोनिया गांधी ने अपने लेख में कहा है कि भारत ने दशकों तक फिलिस्तीन, ईरान और पश्चिम एशिया के देशों के साथ संतुलित और भरोसेमंद रिश्ते बनाए थे, लेकिन मौजूदा सरकार की नीतियों के कारण यह स्थिति बदल गई है। तो इस तरह पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होने का मौका नरेंद्र मोदी ने किस तरह दिया, इसका बड़ा खुलासा सोनिया गांधी ने किया है। आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि गजा में फिलिस्तीनियों के विरुद्ध इजरायली शासन नरसंहार कर रहा है। जून 2026 में, यानी ये जो महीना चल रहा है, जो अब खत्म होने को है, आज 27 जून है, इसी जून महीने में इसी आयोग ने मार्मिक ढंग से इस बात को दोहराया है कि इजराइल की कार्रवाइयों का उद्देश्य गजा में फिलिस्तीनियों के अस्तित्व को ही समाप्त करना है और इसके लिए उनके बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। इस आयोग की अध्यक्षता अब प्रतिष्ठित भारतीय न्यायविद न्यायमूर्ति एस मुरलीधर, जो सेवानिवृत्त हैं, वो कर रहे हैं। सोनिया गांधी के अनुसार 94 पृष्ठों की, 94 पेज की यह रिपोर्ट पढ़ना अत्यंत पीड़ादायक है और इसी पर उन्होंने खुलकर इजराइल का विरोध न करने और अमेरिका के आगे दबने पर मोदी सरकार को घेरा है। मोदी सरकार ने किस तरह सरेंडर किया है, ये 6 शहीदों के नाम अब जाकर सार्वजनिक करने से भी पता चलता है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर, वहां के 6 शहीदों की बात कर रहा हूं, जबकि इस बारे में राजनाथ सिंह ने संसद में कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे किसी सैनिक की जान नहीं गई है। यह आधिकारिक तौर पर संसद के अंदर उन्होंने कहा है, लिखित रूप में कहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। जाहिर है यह सरकार ना अपने झूठ पर कोई सफाई दे पा रही है और न ही गलत फैसलों का बचाव कर पा रही है। ऊपर से चुनाव चोरी के बाद अब जिस तरह विधायकों और सांसदों की चोरी हो रही है, उससे भी बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया है। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के गद्दार सांसदों के क्षेत्रों में जाकर इसी बात का खुलासा किया है और कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे लगातार जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के गद्दार सांसदों के क्षेत्रों में जाने का निर्णय लिया और वहां जाकर इसी बात का वो खुलासा कर रहे हैं कि कैसे पहले वोट चोरी और अब सांसद और विधायक चोरी। और इसी मसले पर, इसी मामले में आज यवतमाल जाकर उद्धव ठाकरे ने जो कुछ कहा है वो आपके सामने लाता हूं। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि ये सांसद सिर्फ मेरे कहने पर चुने गए थे, ये इसीलिए जीते क्योंकि मैंने इनके लिए दौरे किए थे। बीजेपी सांसदों को तोड़कर अपनी संख्या बढ़ाना चाहती है और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर रही है। हम अब राम को बीजेपी मुक्त करना चाहते हैं और इसके लिए आंदोलन करेंगे। मंदिरों को लूटने वाले हमारे हिंदुत्व का हिस्सा नहीं हैं। राम मंदिर में जो लूट मची, यहां अयोध्या में जो लूट मची राम मंदिर के चढ़ावे में, चढ़ावा चोरी, देखिए, चंदा चोरी, वोट चोरी, सांसद विधायक जनप्रतिनिधि चोरी और अब चढ़ावा चोरी। तो इस चढ़ावा चोरी का मामला जो है, क्योंकि राम मंदिर के मामले पर शिवसेना बीजेपी के साथ रही है हमेशा, इसीलिए इस हिस्से को भी अब राम मंदिर और राम बीजेपी का हिस्सा नहीं है, ये बात भी यहां कह रहे हैं उद्धव ठाकरे। तो देश को विपक्ष मुक्त करने की कोशिश करने वाली बीजेपी के हाल अब ऐसे हो गए हैं कि विपक्ष अब बीजेपी को राम मुक्त कर देगा, क्योंकि राम के नाम पर लूट को आम जनता भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अब तो आलम यह है कि बीजेपी सांसद जब कोई जवाब देते हैं तब भी मोदी को फंसा ही देते हैं। जी हां, बीजेपी सांसद जब कोई जवाब देते हैं, किसी सवाल का जवाब देते हैं, तो मोदी को फंसा देते हैं। कैसे? या उदाहरण दे रहा हूं। किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस तानाशाही प्रवृत्ति की है, इसीलिए फिर से सत्ता में नहीं आएगी। रिजिजू ने यह भी लिखा कि कांग्रेस दिन रात मोदी जी को अपशब्द कहती है।
ये देख लीजिए, कांग्रेस तानाशाही प्रवृत्ति की है, इसीलिए फिर से सत्ता में नहीं आएगी। कांग्रेस दिन रात मोदी जी को अपशब्द कहती है। इस पर पवन खेड़ा, जो अब राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने पलटवार किया है। पवन खेड़ा ने क्या लिखा है, यहां देखिए। पवन खेड़ा लिख रहे हैं, सुनिए किरण रिजिजू जी, आप चाहते क्या हैं? राम मंदिर में चोरी हो, छात्रों को आत्महत्या पर मजबूर किया जाए, शहीद सैनिकों के बारे में संसद में झूठ बोला जाए, किसान खाद और पानी की कमी से बेहाल रहे, मणिपुर जलता रहे, हिंदू मुस्लिम चलता रहे, और इतने सारे कांड करने के बाद जब जनता आपको सत्ता से बाहर फेंकेगी तो आप आराम से सैर सपाटा करने की उम्मीद में हैं। इस गलतफहमी से बाहर आइए। ये एक स्वाभिमानी देश है, ये किसी की मौसी जी का घर नहीं है जहां जो मन में आए कर लिया जाए और कोई सवाल भी न पूछा जाए। सब याद रखा जाएगा और एक एक तिनके का हिसाब भी लिया जाएगा। ये लिख रहे हैं पवन खेड़ा। सब याद रखा जाएगा और एक एक तिनके का हिसाब भी लिया जाएगा। तो आइए दोस्तों, बहुत कुछ आपके सामने रख चुका हूं। आइए, इधर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन जारी है। आज शनिवार का दिन, 8वां दिन धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर, इसलिए क्योंकि इच्छा है, जो वहाँ जेनजी आंदोलन चल रहा है, उनकी इच्छा है, उनकी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन एक लीक तो आपके सामने आ गया है टीईटी परीक्षा का, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा, और इस परीक्षा के पेपर लीक हो गए। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या बीजेपी से हर एक पाई, हर एक तिनके का जवाब लेने का वक्त शुरू हो चुका है, और क्या हिसाब देने में नाकाम रहने पर बीजेपी को सत्ता से हटना होगा। राहुल और सोनिया गांधी का बड़ा खुलासा और एक और पेपर लीक, इन सब की चर्चा हम करेंगे इस चर्चा में, इस न्यूज पॉइंट के आगे की कड़ी में। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। 4 साथी हमारे जुड़े हुए हैं। सीधे उधर कनाडा से हमारे साथी डॉक्टर राकेश पाठक जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। हमारे साथ इधर 3 साथी जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी दिल्ली से, अमलेंदु उपाध्याय जी दिल्ली से, और दिल्ली के जंतर मंतर से हमारे साथी इकरार जुड़े हुए हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल। अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। जरा विदेश चलते हैं। पहले, पासपोर्ट सुरक्षित है कि नहीं डॉक्टर साहब आपका? क्योंकि अब आपका पासपोर्ट आपकी नागरिकता का पहचान नहीं है, और वहां आपको भारत का नागरिक लोग मानने के लिए तैयार हैं या नहीं है विदेश में। अब तो ये भी होगा, क्योंकि जब आप ट्रेवल डॉक्यूमेंट भारत सरकार का लेके जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप भारत के नागरिक ना हो, कल को ये भी कहा जाए। तो आप सुरक्षित हैं कि नहीं हैं, ये बताइए। पहला सवाल यही है आपसे। और दूसरा सवाल, गंभीर सवाल जो यहाँ है, जो बहुत सारी चीज़ें रख चुका हूँ, पेपर लीक से लेकर सोनिया गांधी की चिट्ठी, सोनिया गांधी का आलेख आज इंडियन एक्सप्रेस में आया है, वो आलेख, और उसके अलावा राहुल गांधी का पलटवार, और सब कुछ आप देख ही रहे हैं। आपकी टिप्पणी। राजीव जी, पासपोर्ट हमने निकाल कर देखा फिर से एक बार, क्योंकि यहाँ आने के बाद उसे सुरक्षित रख दिया था। उस पर लिखा तो इंडियन ही है, जन्मना हम भारतीय हैं। दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं, पासपोर्ट ही हमारे भारतीय होने की पहचान होता है। लेकिन राजीव जी, संकट उससे भी बड़ा यह है कि जब हम भारत वापस लौटेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर हमें रोक लिया जाए और यह कहा जाए कि आपकी नागरिकता भारतीय है, इसे साबित कीजिए। और हम पासपोर्ट के आधार पर तो साबित नहीं कर पाएंगे। हमारी जानकारी में नहीं है कि दिल्ली में डिटेंशन सेंटर बने हैं कि नहीं बने। हो सकता है हमें कुछ दिन वहां रखा जाए। तो अब हर भारतवासी को यह तैयारी रखना चाहिए कि वो भारतीय है। ये वो कैसे साबित करेगा? ये चुनौती बहुत बड़ी है। और हम पहले ही दिन पूछ चुके हैं कि सबसे पहले नरेंद्र मोदी साबित करें, अमित शाह साबित करें, सूर्यकांत शर्मा साबित करें, द्रौपदी मुर्मू साबित करें कि वे भारतीय हैं। उसके बाद हम साबित करेंगे। पूरी दुनिया में भारत का पासपोर्ट ही तो ऐसी पहचान है जिसकी वजह से सारी दुनिया आपको भारतीय के रूप में जानती और मानती है।
भारत में तो इतने सारे दस्तावेज हैं नागरिक होने के, लेकिन उन सबको खारिज किया जा चुका है। अमेरिका जैसे देश में राजीव जी सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट होते हैं, एक पासपोर्ट और एक ड्राइविंग लाइसेंस। वोट डालने के लिए भी किसी और चीज की जरूरत नहीं होती, वोट आपके घर पर चलकर आता है, आप वोट डालने जाते हैं तो सिर्फ पासपोर्ट दिखाकर आप वोट डाल सकते हैं। सिर्फ एक पहचान पत्र है और किसी चीज की जरूरत नहीं है। और भारत में आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, सारी चीजें अमान्य हो चुकी हैं। तो अब ये देखना होगा कि किस चीज की तैयारी है। ये कहीं पंजाब के चुनाव को लेकर तो नहीं है, कहीं चुनिंदा लोगों को भारत का नागरिक मानने से इनकार करने की प्रक्रिया तो नहीं है। यद्यपि में एक तकनीकी पहलू जोड़ दें, फिर आज के विषय पर आएंगे। जी, मूल समस्या क्या है कि जब भारत का नागरिकता कानून बना 1955 में और पासपोर्ट एक्ट बना 67 में, तो नागरिकता कानून के समय न तो भारत के लोगों को 1955 में इतने लोगों के पास पासपोर्ट भी नहीं होते थे, उसमें यह लाइन नहीं लिखी है कि पासपोर्ट भी नागरिकता की पहचान होगा, लेकिन उसका आशय ये नहीं हो सकता कि जिस पर पासपोर्ट है उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। इतनी सी जरूरत है कि सरकार चाहे तो भारतीय नागरिकता कानून 1955 में एक लाइन जोड़ दे कि ये भी नागरिकता का प्रमाण माना जाएगा। आज के जितने मुद्दे राजीव जी आपने उठाए हैं, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, आपके लिए भी और देश के लिए भी, हमारे जवानों की शहादत को छुपाने का अक्षम्य अपराध है। देश के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ कि अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों के नाम पते 13 महीनों तक देश से छुपाकर रखे गए। 78 दिन बाद, ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के 78 दिन बाद देश के रक्षा मंत्री ने संसद में खड़े होकर सफेद झूठ बोला कि हमारे सैनिकों को बाल बांका नहीं हुआ। लगभग इतने ही दिनों के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल IIT मद्रास में कह रहे थे कि कोई मुझे एक तस्वीर दिखा दे जिसमें खिड़की का कांच भी टूटा हो ऑपरेशन सिंदूर में। न्यूयॉर्क टाइम्स को चुनौती दे रहे थे। और अब सरकार ने आधिकारिक रूप से 6 जवानों की शहादत स्वीकार कर ली है। यद्यपि इसमें यह बात भी सही है कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ से तो पहले ही मान लिया गया था, लेकिन उसके बाद का बयान राजनाथ सिंह का है। तो संसद में दिया गया राजनाथ सिंह का बयान न केवल शहीदों का अपमान है, सेनाओं का अपमान है, बल्कि देश के साझेदारी है। संसद के विशेषाधिकारों का हनन तो है ही, लेकिन सीधे सीधे देश के साथ गद्दारी है। राजनाथ सिंह को एक दिन भी कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है। और अगर सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना जो हमारे संविधान में निहित है, उसका जिम्मेदार तो मंत्रियों का मुखिया भी है, यानी देश के प्रधानमंत्री भी इस शहीदों के अपमान की घटना के लिए जिम्मेदार है। हम मान सकते हैं कि युद्ध काल में आप उन 4 दिनों तक शहीदों की जानकारी न देते ताकि सेनाओं का और देश का मनोबल बना रहे। यद्यपि आज के इस दौर में, सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में, इंटरनेट के युग में किसी भी सूचना को छुपाना असंभव होता है। करगिल युद्ध में 1999 में राजीव जी, उस वक्त दूरदर्शन था और कुछ निजी चैनल आ चुके थे। हर दिन भारत सरकार की तरफ से, सेनाओं की तरफ से शहीदों के नाम बताए जाते थे। कस्बों में, शहरों में बड़े बड़े शहीदों के सम्मान में जुलूस निकलते थे। करगिल मार्च निकले हैं देश भर में। तब तो सरकार ने छुपाने की कोशिश नहीं की। और अब भी सरकार ने कब बताया आधिकारिक रूप से? वो तो वॉर मेमोरियल की वेबसाइट पर नाम आ गया, किसी को पता लग गया, तो आज की तारीख में देश के सामने खबर आ गई। तो ये बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण घटना है, जिसके लिए राजनाथ सिंह के साथ तो संसद में विशेषाधिकार हनन का मामला चलना ही चाहिए। उन्हें सजा मिलनी चाहिए देशद्रोह की। क्योंकि भारत का कानून यह कहता है कि संसद के भीतर दिए गए बयान पर बाहर कुछ नहीं हो सकता है, तो संसद भवन के भीतर कटघरा बनाया जाए
और बने हैं कटघरे, ऐसा नहीं है। विधानसभाओं में, महाराष्ट्र विधानसभा में बाकायदा एक पत्रकार निखिल वागले को खड़े करके सजा दी गई थी। राजनाथ सिंह को भी संसद भवन में बाकायदा मुलजिम के तौर पर खड़ा करके सजा दी जानी चाहिए। हर सच्चे हिंदुस्तानी का दिल आज बेहद दुखी है कि शहीदों का इस तरह से अपमान किया है हमारी सरकार ने। जी। बाकी के जो मुद्दे हैं, परीक्षा के पर्चे लगातार लीक होना, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये सारी घटनाएं ये बता रही हैं कि इस सरकार की जवाबदेही शून्य है। प्रधानमंत्री 150 साल की उम्र के कछुए को हरी पत्तियां खिला रहे, और यहां देश की युवा पीढ़ी पानी के लिए भी तरस रही थी जंतर मंतर पर 2 दिन पहले। राम मंदिर की बात को जोड़कर अभी इस चरण में अपनी बात खत्म करूंगा कि अंततः चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे ने ये तो साबित कर ही दिया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर को भी इन्हीं लोगों ने लूटा है, इन्हीं ने डाका डाला है। एफआईआर कितनी बोगस है, कितनी वाहियात है, इसका नमूना यह है कि मुलजिमों के नाम के आगे पिता के नाम अज्ञात लिखे हुए हैं। उस टिंकू यादव के पिता का नाम अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस को नहीं मालूम तो लानत है ऐसी पुलिस पर। और मुख्य आरोपी का नाम 8वें नंबर पर। तो ये जो मंदिर का डाका डला है, मंदिर में लूट हुई है, इसमें भी लखनऊ से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर नागपुर तक सब शरीक जुर्म है। जी राजीव जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। ज़रा सीधे आपके पास ही आना चाहता हूं। स्वामी जी, बहुत सारे मुद्दे हम देख रहे हैं, इसमें बहुत गंभीर है कि आज एक और पेपर लीक हो गया। यहाँ लीक रोकने की बात हो रही है, वहाँ देखिए हमारे साथी इकरार जंतर मंतर पे मौजूद हैं, और पीछे आज शनिवार का दिन है और भीड़ आज ज़्यादा है वहाँ पे। अमूमन जो बाकी दिनों में होती है भीड़ उससे ज़्यादा है, इनके पास आएंगे। लेकिन इस पर आपकी एक प्रतिक्रिया, पहली प्रतिक्रिया स्वामी जी। अजय जी, पहली बात तो ये है कि एक सालवे साहब ने, जो बड़े प्रतिष्ठित वकील हैं, एक बड़ी विचित्र बात कर दी है। अच्छा, मैं विधिविद तो हूं नहीं, मुझे नहीं पता कानून के बारे में बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा नहीं, पासपोर्ट जो है विदेश के अंदर एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो सिद्ध करता है इंडियन सिटीजन है, लेकिन भारत के अंदर नहीं है। भाई, इस प्रकार की लॉजिक मेरे जैसे सामान्य आदमी को तो समझ में नहीं आती। ये तो कल डोनाल्ड ट्रंप कहेगा, भैया जब तुम्हारे बाप ही तुम्हें अपना बच्चा नहीं मान रहा है तो मैं क्यों मानूं? अगर हिंदुस्तानी नहीं मानने को तैयार है, तुम इंडियन सिटीजन हो, तो मेरे हिसाब से तो तुम एक घुसपैठिए हो और तुम्हारे इस पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। तुम यहां से निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारा विदेश मंत्रालय ये बात कह रहा है कि ये सिटीजनशिप का प्रमाण पत्र नहीं, ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। अभी तक तो मुझे पता था ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है हमारा टिकट, एयर टिकट होता है या रेल टिकट होता है, वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है। जो हमारा पासपोर्ट होता है वो हमारी पहचान होता है, आधार कार्ड जो है वो हमारी पहचान होता है, और ये हमें गर्व महसूस कराता है कि हम भारतीय नागरिक हैं। अच्छा, अब ये जंतर मंतर में जो कॉकरोच जनता पार्टी वाले हैं, मैं इनसे एक निवेदन और करना चाहता हूं। अभी तक तो ये लोग बात कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, अब इसमें जोड़ लें राजनाथ सिंह इस्तीफा दो, भागीरथ चौधरी इस्तीफा दो। अब देखिए, एक इतना कंपटीशन शुरू हो गया है भारतीय जनता पार्टी में कि कोई भी अगर बिना दाग का कोई मंत्री है तो मोदी जी उससे खुश नहीं होते। एक भागीरथ चौधरी साहब हैं, स्टेट मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। उन्होंने अपने ही बाग के लिए, अपने ही हॉर्टिकल्चर फार्म के लिए 99,75,000 या कितना, करीब करीब 1 करोड़ रुपए का अनुदान उसी एजेंसी से ले लिया जिस एजेंसी के वो डिप्टी चेयरमैन है, पदेन उपाध्यक्ष है, और उन्होंने 1 करोड़ का अनुदान अपने में ले लिया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने आके स्टेटमेंट भी दे दिया प्रेस के सामने, भाई इसमें क्या गलत हुआ, मैं किसान हूं, मैं मंत्री हूं, और मेरे पास ये फार्म हाउस है, मैं इसमें खीरा उगाता हूं। उस खीरा उगाने के लिए अगर मैंने 1 करोड़ रुपए ले लिया जिसकी पात्रता मेरे पास नहीं, तो इसमें क्या परेशानी।
अरे कोई उनसे पूछे कि भाई ये पात्रता, आप तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप तो मंत्री हैं, आपको सरकारी गाड़ी मिली है, सरकारी मकान मिला हुआ है, उस गरीब किसान को देते बेचारे को, जिसे इस ग्रांट से फायदा होता और वो प्रेरित होता कि और अच्छा काम करे। उधर वो मोहन यादव साहब है, वो पूरा महाकाल की धरती को अपना घेरने में लगे हुए हैं। राम जन्मभूमि के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, अरे क्या आप लोगों को ये नहीं पता है कि भगवान जो है चंदा नहीं लेते, भगवान जो है मिठाई नहीं खाते, भगवान जो है उन्हें पैसे की आवश्यकता नहीं होती। तो भैया अगर भगवान नहीं खाते और ये लोग कह रहे हैं राम जन्मभूमि ट्रस्ट वाले कि भाई हम मंत्री वहां पे अगर मंदिर के अंदर उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं तो उस पैसे में हमारा ही तो अधिकार है। अगर हमने 2-2, 4-4 करोड़ रुपए खा लिए तो इसमें कौन सी बड़ी बात की। अच्छा, महाराष्ट्र के अंदर पेपर लीक होना, अब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि भैया ये 100 में से अगर एक पेपर, अगर मान लीजिए लाल बहादुर शास्त्री जी के जमाने में हजारों लाखों ट्रेनें चलती थी, एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ उन्होंने रिजाइन कर दिया। नीतीश कुमार ने एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया उन्होंने रिजाइन कर दिया। यहां मोदी जी इस बात की प्रशंसा कर रहे हैं कि नीट एग्जाम में पेपर लीक नहीं हुआ, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। माने पहले ये होता था कि 100 में से एक पेपर लीक हो जाए तो आपको दंड मिलेगा, अब ये होने लगा है कि अगर 100 में से एक पेपर ठीक हो जाए, और जबकि इसमें भी बड़ी अभी भी वो है कंट्रोवर्सी, बिहार के अंदर करीब 25-30 मुन्ना भाई एमबीबीएस पकड़े गए, जो खबर है मीडिया की। और ये 25-30 लोग कौन थे? बायोमेट्रिक को धोखा देते हुए एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच गए थे। 25-25, 50-50 लाख रुपए लेके ये एग्जामिनेशन में अपियर होने वाले थे, बिहार के अंदर पकड़े गए, बाकी देश में नहीं पकड़े गए। तो ऐसा तो नहीं है कि मुन्ना भाई एमबीबीएस केवल बिहार के अंदर होंगे, बाकी भी और प्रदेश हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, वहां भी हुए होंगे, लेकिन वहां पकड़े नहीं गए। इसका मतलब अभी भी बच्चे इस बात से आश्वस्त नहीं रह सकते कि अगर पेपर लीक नहीं हुआ है तो उनका वही स्थान उन्हें मिलेगा जो उन्होंने किया है, क्योंकि यहाँ मुन्ना भाई एमबीबीएस टाइप के लोग भी अपियर हो गए। तो देखिए राजीव जी, इस समय तो स्थिति यह है, जिस मंत्री पे दाग नहीं लगे हुए हैं उसका मंत्रिमंडल में रहना बड़ा मुश्किल हो गया है, और जिसपे दाग, अब राजनाथ सिंह बताइए, अब अभी बताइए राजीव जी, जब एक सैनिक की हमारे शहादत हुई होगी, क्या उसका शव माता पिता के पास नहीं पहुंचा होगा? अगर मान लीजिए इन 6 जवानों के शव उनके माता पिता के गांव के पास पहुंचे होंगे, क्या गांव वालों को नहीं पता होगा कि ये सैनिक जो सीमाओं पे तैनात था और इसकी शहादत हो गई? तो क्या गांव वालों को और आसपास वालों को नहीं पता होगा इसकी शहादत हो गई? तो राजनाथ सिंह कैसे इतनी बेशर्मी से पार्लियामेंट के अंदर ये कह रहे थे? अरे इसी प्रकार से तो माननीय मोदी जी ने एक बार कहा था, ना कोई घुसा है, ना कोई घुसेगा, ना कोई आया है, ना कोई गया है। और अरुणाचल के उन्हीं के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहे थे कि गांव के गांव चीन ने बसा लिए हैं। यही लद्दाख को ले के लोग कह रहे थे कि वहां पे लोगों ने चीनी सेनाएं जो है हमारे देश के अंदर आके अपनी उन्होंने कॉलोनीज बना ली हैं। तो मुश्किल ये हो गई है कि आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी में उन लोगों को ढूंढना बड़ा मुश्किल है जो सच बोलते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अगर ये जंतर मंतर के अंदर ये धर्मेंद्र प्रधान के अकेले के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, राजनाथ सिंह के पीछे पड़े, नितिन गडकरी के पीछे पड़े, अपने बेटे को फायदा कराने के लिए वो हमारी कार, मोटरसाइकिल और स्कूटर की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। उनका एवरेज कम हो रहा है, उनके इंजन खराब हो रहे हैं, उसके अंदर लेयर के लेयर लग रहे हैं, लेकिन नितिन गडकरी के बेटे पैसा बना रहे हैं। तो हर जगह लूट मची हुई है, हर जगह आपाधापी मची हुई है। तो ये जंतर मंतर वाले, इनमें किसान और जो भी है, सब लोगों को ये मांग करनी पड़ेगी, एक लिस्ट लगा लें और लिस्ट में एक एक नाम जोड़ते जाएं और उसके आगे जस्टिफिकेशन करते जाएं। अरे देखिए, धर्मेंद्र प्रधान को वो नहीं हटाने वाले हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान को अगर हटा दिया और जिस प्रकार चंपत राय ने और अनिल मिश्रा ने रिजाइन किया, इसका मतलब कि रिजाइन करने से आपको दोष मुक्त नहीं हो जाते। जो आपने डकैती की है, आपकी निगरानी में डकैती हुई है, अपने ड्राइवर को आपने नोट गिनने की मशीन पे लगा दिया, जितने लोग पकड़े गए हैं सब बड़े बड़े लोगों के रिश्तेदार हैं, परिवारवाद वहां पे चला हुआ है, बंदर बांट हुई है। इन सबको फांसी की सजा होनी चाहिए, अयोध्या के चौराहे पे फांसी होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। आता हूं प्रशांत जी, जरा जल्दी से चलते हैं उधर जंतर मंतर पे हमारे साथी इकरार वहीं से जुड़े हुए हैं। इकरार, क्या कुछ चल रहा है जंतर मंतर पे? आज शनिवार का दिन और काफ़ी दफ्तरों में छुट्टियां रहती हैं, वीकेंड है, भीड़ भाड़ कैसी है? जो मुद्दे, अब टीईटी एग्ज़ाम में पेपर लीक हो गया, क्या ये मुद्दा भी आज यहाँ उठा? क्या कुछ चल रहा है जंतर मंतर पे? राजीव जी, आज इस प्रोटेस्ट का 8वां दिन है और आपको याद होगा कि शनिवार से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था और आज शनिवार को ही ये प्रोटेस्ट यहाँ पहुंचा है।
इस दौरान क्या हुआ वो सब कि किस तरह से लगा यहाँ आना और मंच शेयर करना लगातार जारी है। वैसा ही आज आते दिन भी लगातार लोगों का आज जो यहाँ आना और मंच शेयर करना जारी है। लेकिन आज जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि एक तो आज जो अभिजीत दीप के हैं, उन्होंने दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने ये बताया कि भैया किस तरह से महाराष्ट्र में भी जो टीईटी पेपर जिसकी अभी आप चर्चा कर रहे थे वो लीक हो रहे हैं। तो उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि ये सरकार किसी काबिल नहीं है, ये सरकार सिर्फ एक पेपर नहीं करवा सकती तो ये सरकार क्या कराएगी। तो लगातार जो है इस मुद्दे को उठा रहे हैं और लगातार जो है तमाम जो भी यहाँ पे प्रदर्शनकारी आ रहे हैं उन सभी का ये मुद्दा है। यहाँ आज हमें उत्तराखंड की एक युवती मिली, उसने भी बताया कि उन्होंने एक एग्जाम दिया था लेकिन वो भी लीक हो गया जिसकी वजह से आज तक उनकी नौकरी नहीं लगी। तो इस तरीके के तमाम जो लोग हैं, यूपीएससी के छात्र हैं, वो यहाँ लगातार आ रहे हैं। जो शिक्षक है वो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। आज भी कुछ शिक्षकों ने बात की, कुछ पर्यावरणविद है वो भी आज यहाँ आए। लेकिन सबसे बड़ी जो घोषणा है वो अभिजीत दीपके ने की कि कल सुबह 11 बजे सोनम वांगचुक यहाँ इस प्रोटेस्ट में जुड़ेंगे और वो जो भूख रखेंगे। अब इस धरने का एक दूसरा पार्ट एक तरह से शुरू होने जा रहा है। अभी तक सिर्फ ये प्रोटेस्ट जो है वो भूख हड़ताल में नहीं था, बस खाली प्रदर्शन था कि लोग यहाँ आ रहे थे, जुट रहे थे, तमाम तरीके की जो बातें वो चल रही थी। लेकिन अब इस प्रोटेस्ट का एक तरीके से अगर हम कहें तो एक दूसरा पार्ट शुरू होने जा रहा है। यहाँ आकर जो है भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तो एक बड़ी बात है, कल से अभी ये प्रोटेस्ट किस तरफ जाएगा ये देखने वाली बात है कि क्योंकि सोनम का अगर यहाँ पर आना और उसके साथ भूख हड़ताल करना, आपको याद होगा पीछे भूख हड़ताल करी किस तरीके से यूपीए लगाकर उनको जेल में डाला गया। तो एक जो ये प्रोटेस्ट का जो पार्ट है वो कल जो है अलग ही उसमें देखेगा। वहीं एक दूसरी ओर आज राहुल गांधी ने जो तमाम जो अपने जो लेटर्स लिखे थे, तमाम जो भी अपनी जो विंग्स थी उनको जो लेटर्स लिखे थे उसका ही एक परिणाम ये रहा है कि यूथ कांग्रेस ने आज राजघाट से लेकर जंतर मंतर तक एक मशाल जुलूस निकाला। ये मशाल जुलूस उन्होंने जिन छात्राओं ने सुसाइड श्रद्धांजलि देने के लिए ये जो जुलूस है वो राजघाट से जंतर मंतर तक उन्होंने निकाला। हालांकि जंतर मंतर पर उनको परमिशन नहीं थी तो राजघाट से वो जंतर मंतर तक आएंगे। अभी इस समय चल रहा है उनका प्रोटेस्ट। तो ये दो जो है जो छात्रों का अगर मुद्दे की हम बात करें तो लगातार कांग्रेस भी इसके जो लगातार ये मुद्दे उठा रही है और प्रोटेस्ट के साथ साथ वो लगातार जो है राहुल गांधी जिस तरीके से बात रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये राजीव जी जो मुद्दा है ये बहुत बड़े लेवल पे जा रहा है। जहाँ जैसे भी आप लोग चर्चा कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जो बात कर रहे थे तो लोगों ने यही पूछा, यहाँ दीपके से भी बार बार यही पूछा कि आप 10 दिन हो गए हैं, आप 8 दिन हो गए हैं, आप अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ और बीजेपी में कभी इस्तीफा नहीं होता ऐसा है। लेकिन चर्चा यहाँ उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग जब तक हमारे अंदर हिम्मत है हम लगातार यहाँ बैठे रहेंगे और जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो लगातार हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे एक सवाल और पूछा जाता है कि इसके बाद क्या, अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो आप उसके बाद क्या आपकी चर्चा है, इस्तीफा दे देते हैं या उनका विभाग परिवर्तन हो जाता है। तो तमाम तरीके की जो अटकलें हैं वो उस तरीके के जो सवाल उन्होंने कहा तो उन्होंने साफ तौर पर अपनी रणनीति उन्होंने कहा कि पहले वो इस पद से हट जाए उसके बाद हम अपनी रणनीति बताएंगे कि आगे हमारी रणनीति क्या है। लेकिन अब कल से ये जो धरना है वो एक तरीके से कहेंगे तो कि इस धरने का एक अलग ही रूप वो कल देखने को मिलेगा। धरना का अलग रूप। और लेकिन आज क्या है यहाँ पर, अब दो बातें ये बताइए आप कि आज भीड़ कितनी है, दूसरी बात ये बताइए कि लोग कहाँ से आए हुए हैं। राजीव जी भीड़ जो अमूमन जो डेली जितनी भीड़ होती है उतनी ही भीड़ है, उससे थोड़ी आज ज्यादा है क्योंकि आज सैटरडे का दिन था। छुट्टी तो कल भी थी, सरकारी छुट्टी कल थी, लेकिन कल थोड़ी कम भीड़ थी। लेकिन आज फिर से भीड़ में देख रहा हूँ कि धीरे धीरे जैसे जैसे शाम ढलती जाती है 4-5 बजे के बाद में, 7 बजे के बाद में यहाँ भीड़ अच्छी खासी भीड़ हो जाती है और ये भीड़ रात के 12 से 1 बजे तक ये भीड़ डटी रहती है। तो यानी जो लोग हैं वो लगातार यहाँ आ रहे हैं। और कल जो इन्होंने कल एक टीम की घोषणा की थी जिसमें जो कोऑर्डिनेट कर रही है कि जो लोग आने वाले हैं उनको अब किस तरह से लाया जाए। जो भी कल क्योंकि खाप पंचायतों का भी कल का इन्होंने ऐलान किया कि 28 जून से वो भी यहाँ जुड़ने लगेंगे। तो भीड़ जो है वो राजीव जी अगर हम देखें तो कल से यहाँ देखा जाए तो और भीड़ बढ़ सकती है अगर सोनम यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठते हैं तो, और उसके साथ साथ अगर खाप पंचायतें यहाँ आती हैं। क्योंकि अभी तक इसमें राजीव जी जो भी आ रहे प्रोटेस्ट पर आ रहे, समर्थन कर रहे हैं, अपना मंच से भाषण भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी उनका उस तरह से जुड़ना नहीं देखा गया। जैसे किसान आके अपना समर्थन देकर गए लेकिन अभी उनका जुड़ना चालू नहीं हुआ। वहीं आज जो है उत्तराखंड से भी कुछ लोग आए, कुछ लोग उत्तर प्रदेश से आए, लेकिन किसानों का जो बहुत छोटा ग्रुप है 5-5, 6-6 में इस तरीके से अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं। वही कुछ निहंगों को भी यहाँ देखा गया जो कि
की सिख समुदाय से आते हैं, वो भी इस प्रोटेस्ट को अब समर्थन देने के लिए आए हैं। तो लगातार जो एक जत्था है वो धीरे धीरे यहाँ आता है, अपने प्रोटेस्ट पे लोगों से समर्थन देते हैं, स्टेज पर बात करते हैं और उसके बाद या तो वो चले जाते हैं या उनमें से कुछ लोग रुक जाते हैं। तो अभी जो उस तरीके का जो मोमेंटो इसको 8 दिन इसको हो गए हैं, जो मिलना चाहिए था, जो भीड़ है वो उस तरीके का अभी राजीव जी देखने को नहीं मिल रहा। अभी कल हो सकता है कि कुछ भीड़ आए, कुछ जो किसान संगठनों तमाम ने ऐलान किया हुआ है कि वो 28 तारीख से यहाँ जुड़ेंगे, खाप पंचायतों ने ऐलान किया है और कल अगर सोनम यहाँ प्रोटेस्ट पर बैठते हैं तो उसके बाद में भीड़ जो है वो तब देखने लायक होगा कि उस समय क्या भीड़, किस तरह की भीड़ रहती है। लेकिन एक चीज राजीव जी इस प्रोटेस्ट में थोड़ी अलग है, वो ये है अमूमन जितने हम प्रोटेस्ट देखते हैं उनमें जो है ना बहुत एज ग्रुप के लोग या उस तरीके के लोग हैं जो राजनीति से संबंध हो, जिनका कहीं ना कहीं जो कुछ ना कुछ रहे हैं उस। लेकिन यहाँ जो युवा है वो युवा सबसे ज्यादा है, यानी छात्र है वो सबसे ज्यादा है। आज तक जो कभी किसी प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए उस तरह के छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा है। ये प्रोटेस्ट का एक नया रूप है, यूथ है और मैं कई ऐसे लोग हैं, क्योंकि मैं लगातार पहले दिन से आ रहे हैं, आप भी बीच में आए, 8 दिन से लगातार मैं युवाओं को देख रहा हूँ। वो पहली बार किसी प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, लेकिन 8 दिन से वो लगातार यहाँ बने हैं और प्रोटेस्ट में सुबह से लेकर शाम तक वो यहाँ बने रहते हैं। जो खाने और पीने की जो बातें हैं, वो एक गाजियाबाद से जो एक जुनैद है वो लगातार आज भी उन्होंने अपना खाना लगाया। दोपहर में कुछ सिख समुदाय से कुछ लोग आए थे, वो अपने साथ चावल और दाल लेकर आए थे। तो इस तरीके से जो ये प्रोटेस्ट है वो एक दूसरे अंदाज में है। रामलीला मैदान का प्रोटेस्ट है, कई हमने प्रोटेस्ट राजीव जी देखे, शाहीन बाग वाले प्रोटेस्ट हमने देखे। तो यहाँ वो प्रोटेस्टर है जो कि फर्स्ट टाइमर है, जो आज तक किसी प्रोटेस्ट में नहीं गए हैं। यानी यूथ का जो बात की जा रही है कि छात्रों का ये आंदोलन है, तो वो राजीव जी दिख रहा है। अगर हम थोड़े सीनियर की बात करें तो वो कुछ संख्या में है, लेकिन यूथ जो है वो अच्छी खासी संख्या में इस प्रोटेस्ट से जुड़े हैं। यूथ जुड़े हुए हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और जरा आगे बढ़ते हैं। प्रशांत जी, जंतर मंतर आप देख रहे हैं, आप पेपर लीक के मामले में कांग्रेस पार्टी का जो आंदोलन है उसको देख रहे हैं। आज फिर से पेपर लीक मुद्दा जो है, बार बार हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस मुद्दे पे, लेकिन गंभीर होता हुआ जा रहा है। गंभीर होता इसलिए जा रहा है क्योंकि पेपर लीक रोक नहीं पा रही सरकार के दूसरे कारनामे जो हैं वो खुद ब खुद सामने आ रहे हैं, जिसमें अभी हम लोगों ने चर्चा की और डॉक्टर राकेश पाठक ने उन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि कैसे जो ऑपरेशन सिंदूर के समय 6 शहीद हुए सैनिक अपने यहाँ के, उनका जिक्र नहीं था। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए और सोनिया गांधी का जो आलेख है उस पर भी चर्चा ज़रूरी है। कैसे देखते हैं आप इन तमाम मुद्दों के बीच नरेंद्र मोदी को, जो सेशल्स में 150 साल के कछुए को पत्तियां खिला रहे हैं, घास खिला रहे हैं? जी देखिए राजीव जी, अभी इकरार ये बता रहे थे कि बहुत सारे प्रोटेस्टर्स युवा जंतर मंतर पे हैं जो अपने जीवन का पहला प्रोटेस्ट देख रहे हैं, और वहां पे इन्हीं युवाओं का मीडिया भी शामिल है और वो मीडिया के जरिए पूरे देश में उनकी बातें जा रही हैं। तो एक बड़ी राष्ट्रीय आंदोलन की ट्रेनिंग जो है वो जंतर मंतर पे हो रही है और पूरे देश के युवाओं की हो रही है। उसमें कोटा में जो कार्यक्रम राहुल गांधी ने किया वो भी शामिल है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि, और आप युवाओं को रोज चढ़ा रहे हैं। कभी आप किसी का एनकाउंटर कर देते हैं, कभी आप युवाओं को, छात्रों को आतंकवादी करता, मिनिस्टर आपका कहता है कि आतंकवादी टेररिस्ट है। तो ये जो चल रहा है पूरे देश में, उसके बाद खबरें आती हैं कि राम मंदिर के चढ़ावा में लूट हो रही है, चांदी गला के गायब कर दी गई, सोना गायब कर दिया गया, इस्तीफे हो गए चंपत राय के और अनिल मिश्रा के, गिरफ्तार हुए हैं लोग, 8 लोग गिरफ्तार भी हो गए। सैनिकों की जो मौतें हुई हैं पाकिस्तान से के साथ लड़ने में सीमा पर, उनके नाम छुपा दिए, झूठ बोला संसद में। ये तमाम घटनाक्रम ये 2 चीजें बता रहा है। एक, नरेंद्र मोदी की सत्ता में और सरकार में ग्रिप खत्म हो चुकी है। अब ये फ्री फॉर ऑल है।
यानी जो पेपर लीक करने वाला माफिया है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि सत्ता में कौन है, सरकार है कि नहीं है। वो एक पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है। नीट के एग्जाम में मैंने भी पहले बताया, आज डॉक्टर प्रोफेसर अखिल स्वामी ने बताया, नीट का एग्जाम भी फेयर नहीं हुआ है। बिहार में जिस तरीके का हुआ है और पकड़े गए हैं लोग, 30 लोग पकड़े गए हैं, उसमें एम्स के छात्र भी पकड़े गए हैं एग्जाम देते हुए। तो जो पकड़े गए वो तो समझ में आ गया, जो नहीं पकड़े गए वो कितने हैं। तो एक नए प्रकार का घोटाला, उसमें रेट लिस्ट बाकायदा आई कि 30 से 40 लाख रुपए की रेट लिस्ट है। तो यानी जो पेपर लीक माफिया है, जो महाराष्ट्र में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के पेपर लीक हो गए, कितने स्टूडेंट मालूम है आपको? 4.28 लाख, 4.25 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट जो अपने शहरों से निकल चुके थे एग्जाम देने के लिए। कल पेपर होना था सुबह, आज पेपर लीक हो गया। इसका मतलब ये है कि सरकार का डर खत्म हो गया है, कानून का डर खत्म हो गया है। एक या दूसरी बात कि सरकार और पार्टी में जो शामिल लोग हैं, जिनकी पार्टी में रसूख है, जिनसे अधिकारी डरते हैं, उनका बोलबाला है, उनको किसी का डर नहीं है। तो वो पेपर लीक, और मैंने पहले भी कहा था यहीं पे आप ही के प्रोग्राम में कि नरेंद्र मोदी पेपर लीक को नहीं रोक पाएंगे। वो माफिया बहुत ताकतवर है, उसको ये रोक नहीं सकते, और उसने साबित कर दिया। तो युवाओं का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। उसमें 4.5 लाख वो भी शामिल हो गए आज, जिन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग का एग्जाम दिया, 4.25 लाख लोग। विदेश नीति के फ्रंट पे आप देखिए, तेल की कीमतों पे आप देखिए, युद्ध के पहले की क्रूड ऑयल की कीमत आ चुकी है, आप कंज्यूमर को उसका फायदा नहीं दे रहे हो। उसको आपने 8 रुपए बढ़ा दिए थे, 8 रुपए बढ़े हुए हैं, वो उसमें 1 रुपया भी आप वापस लेने को तैयार नहीं हो। तो आप देश की जनता को मूर्ख बना रहे हो, लेकिन देश की जनता मूर्ख है नहीं। तो 2 बातें बहुत स्पष्ट निकल के आ रही कि एक, छात्रों की, युवाओं की ट्रेनिंग एक बड़े आंदोलन के लिए हो रही है, और इस देश में अब संवैधानिक लोकतंत्र चुनाव से और स्पीकर क्या पिटीशन देके, सुप्रीम कोर्ट में PIL देके नहीं हो सकता। संवैधानिक लोकतंत्र अब जो है वो चुनाव रिग होते हैं, चुनाव जो रिग हो रहे हैं, रिग होने के बावजूद तो जीत कर आ रहे हैं, उनको आप खरीद लेते हो। तो चुनाव के रास्ते से अब तो मुश्किल है। तो जब तक राष्ट्रीय आंदोलन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन उस राष्ट्रीय आंदोलन की ट्रेनिंग बहुत बढ़िया हो रही है, एक बात। दूसरी बात कि मोदी के पास और बीजेपी के पास युवाओं से इंगेज करने का कोई रास्ता नहीं बचा है। अब वो उसको इंगेज नहीं कर सकते। आप राम मंदिर की पॉलिटिक्स पे क्या करोगे? आपको देश की जनता ने मौका दे दिया, एक नहीं कई बार दे दिया। उस राम मंदिर की को भी आपने धंधा बना दिया उसको। केवल चंदे की बात नहीं है, जमीनों का घोटाला हुआ वहां पे, वो भी देखा हमने, और इसी ट्रस्ट के लोग शामिल थे कि जो जमीन सुबह खरीदी 2 करोड़ में, शाम को 18 करोड़ में बेच दी, 16 करोड़ में बेच दी। इतना विंडफॉल प्रॉफिट। तो ये जो पूरा चल रहा है देश में, वो देश की जनता इस वक्त देख रही। नरेंद्र मोदी के पास सिर्फ एक अभी जो उनका सबसे मजबूत सहयोगी है, ज्ञानेश कुमार और सुप्रीम कोर्ट और इन सब के अलावा जो सबसे मजबूत सहयोगी है वो है गोदी मीडिया। गोदी मीडिया का जो असर है वो पार्क में बैठे बुजुर्ग लोगों तक ही है जो व्हाट्सएप पढ़ते हैं। अब वो युवा अपना मीडिया लेकर वहां आया, युवा के ऊपर अब गोदी मीडिया का असर नहीं है। युवा गोदी मीडिया को गालियां देके, धक्के देके बाहर निकाल देता है वहां पे जंतर मंतर में। तो जो ये एक बड़ा परिवर्तन देश में जो देखने को मिल रहा है कि नरेंद्र मोदी की ग्रिप सरकार से जा चुकी है और युवाओं की ट्रेनिंग हो रही है राष्ट्रीय आंदोलन के लिए।
जी, युवाओं की ट्रेनिंग, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप यहाँ बता रहे हैं कि इस आंदोलन के जरिए युवाओं की एक ट्रेनिंग हो रही है जो कल को हो सकता है कि राष्ट्रीय आंदोलन में तब्दील हो जाए और जंतर मंतर उसके लिए एक बहुत ही यहाँ महत्वपूर्ण जगह के रूप में आज की तारीख में हम देख रहे हैं। जंतर मंतर पर कल सोनम वांगचुक आएंगे, कल रविवार का दिन है। कल से आगे इस धरना प्रदर्शन में क्या होने जा रहा है वो लगातार हम आप तक पहुंचाएंगे, सुबह से लगातार आप तक पहुंचाएंगे। वहाँ की पल पल की रिपोर्टिंग, पल पल की गतिविधियाँ, ये सब कुछ पहुँचाएँगे हम। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि देश में अच्छा होना चाहिए। देश में जो कुछ हो रहा है वो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गलत हैं और इसलिए सरकार पर जब लगाम नहीं होता है तो सरकार बेलगाम हो जाती है, वो दिखाई दे रहा है। अगर संसद के अंदर आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ शब्द जो है वो संसद के अंदर असंसदीय है। अगर किसी ने झूठ शब्द का इस्तेमाल किया तो उस झूठ शब्द को स्पंज कर दिया जाता है, यानी कार्रवाई से निकाल दिया जाता है। लेकिन वहीं रह के अगर देश के रक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं, जो कह रहे थे कि एक भी शहीद नहीं हुआ हमारा सैनिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो ये कितना बड़ा झूठ है। ये झूठ और उससे ज़्यादा इस देश के शहीदों का अपमान भी है। चलिए, इस पे बात हम कर रहे हैं, आगे भी बात करेंगे। लेकिन अमलेंदु जी जो कुछ चल रहा है उसमें भी जंतर मंतर तो है ही। राहुल गांधी की चिट्ठी अपने तमाम नेताओं को, जितने भी लीडर्स हैं सबको, वो चिट्ठी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में पेपर लीक तो है ही। पेपर लीक तो अब बिल्कुल वो जैसे सूरज पूरब से निकलता है वैसे हो गया है कि पेपर लीक को आप नहीं रोक सकते। और ये नरेंद्र मोदी की सरकार बता रही है। महाराष्ट्र से ही नीट पेपर लीक का खुलासा हुआ था, आप याद कीजिए, और महाराष्ट्र में ही टीईटी परीक्षा वो भी लीक, और महाराष्ट्र में सरकार किसकी वो भी देख लीजिए। बाकी तो जो पैसा है वो अपने काम कर लें। अब कल को नोबेल पुरस्कार वाले कहें किसी और को क्या देना, हम ही ले लेते हैं, वही मंत्री जी ने कर लिया। डॉक्टर साहब सही कह रहे थे, मंत्री जी ने क्या किया है, 99 लाख कुछ हजार यानी लगभग 1 करोड़ रुपए अपने लिए ही रख लिया। चलो हम ही ले लेते हैं, तो कल को अवार्ड भी हम ही ले लेंगे। चलिए, लेकिन ओवरऑल अब किन किन मुद्दों को लाया जाए। सोनिया गांधी के आलेख को लेके आइए आप। आलेख में भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस मंच से सोनिया गांधी जी ने जो आलेख लिखा है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिस बारे में हम लोगों ने पहले चर्चा नहीं की, लेकिन सोनिया गांधी लिख रही हैं और ये लिखना बहुत ज़रूरी है। विपक्ष की, और लगातार आप देख रहे हैं कि ऐसे मसलों को, ऐसे मुद्दों पर लिख रही हैं सोनिया गांधी, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस में लिखें, चाहे वो उधर हिंदू में लिखें या और भी अखबारों में लिखें। अमलेंदु जी, कि रहबरों ने दूर कर दी रहजनों की मुश्किलें, कारवां मंजिल पे लुट जाते हैं आसानी के साथ। तो राजीव जी, इस मुल्क में यही हो रहा है कि रहबर जो हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी वो देश चलाएंगे, वो राजीव जी रहजनों का रास्ता आसान कर रहे हैं, या कहिए खुद रहजनी में शामिल हुए हैं। अब जिस तरीके से सांसद और विधायक तोड़े जा रहे हैं राजीव जी, उसमें तो यही कहा जाएगा कि रहबर ही रहजन हो गए हैं। तो अब यही इस देश के अंदर हो रहा है। मुझे लगता है कि ये शेर जिसने भी लिखा, मुझे नाम याद नहीं है किसने लिखा, बहुत समय पहले इसको पढ़ा था, लेकिन जिसने भी लिखा था उसे शायद अंदाजा था कि नरेंद्र मोदी जो है भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और इस देश के अंदर इसी तरीके का होगा राजीव जी। पहले उसको इल्हाम कुछ इस तरीके का हो गया था। देश के अंदर राजीव जी जो भी परिस्थितियां बन रही हैं, वो अब ये बताता ही नहीं कि इस देश के अंदर कोई सरकार नाम की चीज़ कहीं पर भी है, यह मालूम ही नहीं पड़ता। मतलब सब कुछ जो है वो अल्लाह भरोसे है, ईश्वर के भरोसे है। देश चल रहा है तो ईश्वर के भरोसे चल रहा है, और ईश्वर के यहाँ भी डकैती पड़ रही है। और कौन डकैती डाल रहे हैं? जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि ईश्वर की रखवाली करेंगे, जो कहे थे कि हम राम को लेकर आएंगे, तो वही वहाँ डकैतियाँ पड़ रही हैं। अब भगवान को भी लूटा जा रहा है। अभी तक तो राजीव जी जेब काटी जा रही थी, हमारी और आपकी, आम नागरिक की जेब काटी जा रही थी। अब जो है डकैती डाली जा रही है भगवान राम के यहाँ भी। तो ये राजीव जी किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं, ये सब क्या डकैती डालेंगे। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, जो था वो दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसके हमने डाका डाला नहीं।
तो ये अब इनका जो है मुझे लगता है कि सूत्र जो है वाक्य इनका ये हो जाना चाहिए और इसको इनको अपने अधिवेशन बुलाकर इसमें इसको पारित कर लेना चाहिए कि अब हम जो है सारी दुनिया में डकैती डालेंगे, इसका हमको लाइसेंस मिल गया है। ये राजीव जी लगता है। लेकिन सोनिया गांधी का राजीव जी जो आज का आलेख है, हालांकि हम लोग उस पर लगातार चर्चा करते हैं, उसमें पॉडकास्ट भी हम लोग के हैं, कई कार्यक्रम भी उस पर हैं, लेकिन आज जो सोनिया गांधी ने उसमें जो महत्वपूर्ण सवाल उठाए राजीव जी, वो तो एक तो जो रिपोर्ट आई है उसकी आयोग की, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग की, और वो रिपोर्ट को प्रस्तुत करने वाले कौन है, वो जस्टिस मुरलीधर हैं, जिनका तबादला या था इसलिए कर दिया गया था कि उन्होंने आदेश दे दिया था कि गोली मारो ठाकुर जो है उनके ऊपर मुकदमा कायम किया जाए, और उसी रात को उनका जो था वो तबादला कर दिया था। लेकिन उनको यूएन ने अपने जो पैनल था उसमें उनको शामिल किया, उनकी वो रिपोर्ट आई। और वो रिपोर्ट राजीव जी काफ़ी ज़्यादा विभत्स है। वो ये साफ तौर पर दिखाती है कि इजराइल जो गजा में कर रहा है वो शुद्ध रूप से नरसंहार है, और अफसोस इस बात का है कि नरेंद्र मोदी उस नरसंहार को अंजाम देने वाले बेंजामिन नेतन्याहू के गले पड़े हुए हैं, और नेतन्याहू नरेंद्र मोदी के गले पड़ा हुआ है। ये राजीव जी बहुत खतरनाक चीज़ है, और इसको सोनिया गांधी से उठा रही हैं कि सारी दुनिया जो है, जो इजराइल के सहयोगी भी हुआ करते थे, वो भी इजराइल से कन्नी काट रहे हैं, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जो हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू के गले पड़े हुए हैं। तो इस एक तरीके से हमारी जो विदेश नीति है वो किस तरीके से पलट गई और किस तरीके से सारी दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है, इसको भी सोनिया गांधी बता रही हैं। ये सिर्फ राजीव जी बदनामी का सवाल नहीं है कि आप नेतन्याहू के साथ खड़े में बदनामी हो रही है, सवाल ये है कि बुद्ध का देश जो है, जिसको कहते थे मोदी जी खुद कहते थे युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है, और सब लोकतंत्र के हम जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, वो देश आज राजीव जी एक हत्यारे और नरसंहारक देश के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है, और पूरी दुनिया जब उस नरसंहारक से अलग खड़ी हुई है। यहाँ तक कि जेडी वेंस जो है अमेरिका का उपराष्ट्रपति, वो भी नेतन्याहू को जब धमका रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जो है वो उसके साथ गले से गले मिलाकर खड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत गंभीर चीज़ जो है वो सोनिया गांधी ने अपने उसमें की है, और सरकार साफ तौर पर कही है कि जो मानवता है और राष्ट्रवाद है उसकी यही पुकार है कि आप इस समय उससे अलग होइए। तो ये तो राजीव जी ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरा, राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी है राजीव जी अपने सारे प्रदेश अध्यक्षों को, तमाम संगठनों को और जिला अध्यक्षों को सब चिट्ठी लिखी है। काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि अब जो चर्चा चल रही थी अभी तक, कल हम लोगों ने भी चर्चा की थी कि आप सोमवार को शायद सब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए, उसमें रिशफल हो सकता है, लेकिन अब सोमवार को मोदी जी तो होंगे ही नहीं देश में, तो रिशफल कैसे होगा। तो यानी अभी ये नहीं होने जा रहा है, इसके भी संकेत मिलने लगे हैं। यानी ये भी राजीव जी एक तरीके से कहा जाए ध्यान भटकाने की कोशिश लग रहा है सरकार की तरफ से की जा रही थी कि इस तरीके से चीज़ें चलवा दो तो इस तरीके से हो जाए। लेकिन राजीव जी अब ये सवाल इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि बैठे बिठाए अब आपने एक और मौका दे दिया, महाराष्ट्र में आपने चोरी करवाकर, पेपर चोरी कराकर, लीक कराकर। तो यानी मोदी जी ये बार बार बताना चाहते हैं देश को और देश के युवाओं को कि हम इसी तरीके से पेपर चोरी कराते रहेंगे, तुम्हें जो करना है कर लो। यानी मोदी जी अब ये चैलेंज दे रहे हैं कि तुम्हें जो करना है कर लो, हम तो इसी तरीके से पेपर चोरी कराते रहेंगे और धर्मेंद्र प्रधान की हम पीठ इसी तरीके से थपथपाते रहेंगे। हालांकि ये मसला महाराष्ट्र का है, धर्मेंद्र प्रधान से संबंधित इसका नहीं था जो आज जो पेपर लीक हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र में भी सरकार किसकी है? इन्हीं की सरकार है, और वहां की सरकार राजीव जी अब वहां आप किस काम में लगे हुए हैं? सांसदों को खरीदने में आप लगे हुए हैं। तो ये राजीव जी मतलब आपका पूरा ध्यान जो है वो किसी भी तरीके से सांसदों विधायकों को खरीदने पर है, देश चलाने पर आपका ध्यान है ही नहीं, और ना इस देश का युवा है उसकी समस्याओं की ओर आपका ध्यान है। मोदी जी एक तब कहते हैं कि सब 65% आबादी जो है युवा है, ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन जो 65% युवा आप बता रहे हैं उस युवा का भविष्य आप किस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। 2047 का जो विकसित भारत का आप नारा दे रहे हैं, अगर यही हालात रहे राजीव जी तो 2047 में जो विकसित भारत है, अगर मोदी जिंदा रहें, हम तो चाहते हैं मोदी जी दीर्घायु हों, 1000 साल रहें, ताकि 1000 साल के कछुओं को जो है वो खिला सके, उस समय भी जाकर दाना पानी जो पत्तियां भी खिला रहे हैं रहें 1000 साल तक, और कछुओं को खिलाएं 1000 साल तक के कछुओं को भी दाना पानी खिलाएं। लेकिन तब वो देखेंगे कि 2047 तक अगर आप जिस तरीके के इंतजाम कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार सुप्रीम कोर्ट की मदद से, अगर आप उसमें कामयाब हो जाते हैं तो राजीव जी विकसित भारत की बात छोड़ दीजिए, आज उसके पीछे छिपा हुआ है वो आप उसमें जोड़ देंगे, विकासशील से आप अविकसित बना देंगे। तो मुझे लगता है कि आप इसी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मुझको ऐसा लगता है। बाकी राजीव जी शेर मालिक है इस देश का। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ज़रा जल्दी से इकरार के पास आता हूँ, फिर प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। इकरार, पीछे थोड़ी गहमा गहमी दिखाई दे रही है आपके पीछे, और
वक्त जो है अब लगभग 8 बजने को है, क्या कुछ वहाँ चल रहा है और कल की क्या तैयारियाँ हैं? क्या जो लोग आ रहे हैं वो कल के बारे में भी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जंतर मंतर पे कल से धरना प्रदर्शन में एक नाम और जुड़ने वाला है, सोनम वांगचुक का, और वो चूँकि हंगर स्ट्राइक पे बैठने वाले हैं तो इसलिए एक बड़ा मामला यहाँ से बनते हुए दिखाई देता है। और दूसरी बात कि जो अभी लगातार सुर्खियों में रहा है, खबरों में रहा है कि नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट का विस्तार करने जा रहे हैं, उसमें धर्मेंद्र प्रधान की छुट्टी हो सकती है, उसमें हरदीप सिंह पुरी की छुट्टी हो सकती है, इन सब की भी चर्चा होती है क्या? ओवरऑल जो लोग वहाँ आ रहे हैं, मैं इन प्रदर्शन में क्या इनकी रणनीति है उस पर नहीं जाते हुए ये समझना चाहता हूं कि आप बहुत लोगों से इंटरेक्ट करते होते हैं, बात करते हैं, ज़रा ये बताइए कि ये लोग चर्चा क्या कर रहे हैं? खबरों की सुर्खियां, धर्मेंद्र प्रधान कब इस्तीफा देंगे नहीं देंगे, फिर सेशल्स चले गए नरेंद्र मोदी, 150 साल पुराने 150 साल उम्र वाले कछुए को पत्तियां खिला रहे हैं, ये सारी चर्चाएं होती हैं क्या वहाँ पे? जी राजीव जी, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो यहाँ जो युवा है वो उस तरह के युवा है कि मुझे नहीं लगता कि बिना एसी के वो लोग रहते होंगे अपने घर में। जो यहाँ फेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 40 डिग्री का से ज्यादा का यहाँ टेम्परेचर है, उमस है कि शर्ट भीग जाती है। तमाम जो छात्र हैं या जो भी यहाँ मौजूद है उनकी शर्ट भीग रही है, लेकिन इस उमस भरी गर्मी में भी ये लोग टिके हैं। आप इनके शक्ल फेस देख के आप ये बता सकते हैं कि ये कभी बिना एसी के घर के सब्जी भी लेने नहीं गए होंगे। उस तरीके के जो टीनेजर है या जेन जी है वो यहाँ नजर आ रहे हैं। दूसरा राजीव जी, आप जानते हैं जंतर मंतर एक अलग ही एक दुनिया है, यहाँ अलग अलग तरीके के एक लोग आते हैं। तो कल मुझे एक शख्स मिला जो कि छत्तीसगढ़ का था, उसने बताया कोई एक नई उसने पैथी बताई जिससे वो भविष्यवाणी करता है, कुछ बता रहा था, मैं भूल गया क्या बताया। तो उसने बताया कि मैंने बहुत सा स्टडी की है, पिछले 10 सालों में मेरी कई भविष्यवाणी है वो सही हुई है। ईरान अमेरिका का जो युद्ध हुआ है वो भी मैंने जो पहले बता दिया था लोगों को 4 साल पहले, वो सही हुआ, वो एकदम सही हुई है। और भी कई भविष्यवाणी बता रहे थे। तो मैंने कहा आप बताइए आप क्या। तो उन्होंने एक जो सबसे बड़ी जो, जैसा अभी प्रशांत जी जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भारत की जो भारत में जो सरकार है वो सरकार आंदोलन से ही जाएगी। यानी एक बड़ी बात जो आंदोलन वाली बात है वो उसने कहा कि ये मेरे जो सितारे हैं जिस मेथड से मैं करता हूं, उन्होंने कहा कि ये मेथड किसी के पास नहीं है, मैंने बहुत इसके लिए प्रैक्टिस की। तो जो भारत में जो भी सरकार, जो सत्ता परिवर्तन होगा वो जन आंदोलन से होगा। ये तो रही जंतर मंतर की बात। तो इस तरीके के जो लोग आते हैं, क्या उनकी सच्चाई है इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन तमाम तरीके के जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं। अभी आपने सुना मेरे पीछे कुछ एक जत्थे के जत्था करीब 40-50 के लोग, 40-50 की तादाद में लोग आए यहाँ। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, लगातार जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। साथ ही सबसे ज्यादा जो मीम्स जो राजीव जी बनते हैं वो बनते हैं कि आज तक जो प्रधानमंत्री ने क्या कहा उसको लेके जो यहाँ छात्र हैं वो लगातार चर्चा करते रहते हैं। एक तरीके से जो यूट्यूब के जो चैनल्स है, जैसे प्रशांत जी बार बार जो चर्चा कर रहे हैं, वो युवा बहुत ज्यादा है यहाँ। गोदी मीडिया को उन्होंने पहले दिन ही भगा दिया था, तब से लेकर अभी तक कोई गोदी मीडिया यहाँ नहीं है। और लगातार ये युवा है, ये अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने हैं उससे रोज ये बात जो है सभी लोगों को पहुंचाते हैं। और यहाँ दीपके की एक अच्छी बात यह है कि रात के समय जो यहाँ लोग रुकते हैं उनके वो सोशल मीडिया अकाउंट से लोगों से अपील करते हैं यहाँ आने की कि आप आइए। और कल से अगर हम बात करें तो कल से इन्होंने एक नई रणनीति बनाई है, क्योंकि सोनम वांगचुक यहाँ भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं, उसको लेके और लगातार जो खाप पंचायतें हैं उनके लोग आने वाले, किसान जो है बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आने वाले हैं। वो हमने टिकैत जी के बारे में भी सुना था कि वो भी यहाँ आ सकते हैं, हो सकता कल आ जाए, अभी उनका कंफर्म नहीं है। तो लगातार इस तरीके के लोग जब इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं और कल अगर सोनम वांगचुक यहाँ भूख हड़ताल पर बैठते हैं तो ये एक बहुत बड़ा जो है आंदोलन लगभग बनता हुआ दिख रहा है। वही अगर हम ये बात करें कि जो चर्चाएं हैं वो लगातार चर्चा कल से चल रही है। कल भी जब दीपके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब भी कुछ मीडिया वालों ने उनसे यही सवाल किया कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये सब बातें हैं, ये रोज उड़ती रहती है, जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। और लगातार इस बात को लेकर आज भी जंतर मंतर पर लगातार चर्चा हो रही है, क्योंकि ये या तो एक रणनीति के तहत चर्चा करवाई जा रही है, क्योंकि शगुफा, जैसा कि अभी चर्चा हम कर रहे थे कि शगुफा छोड़ दिया कि जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जा रहा है कि जो लोग जुड़ने वाले हैं या आंदोलन जैसे संडे का टाइम, मंडे का टाइम दिया गया, तो ऐसा कहीं ना कहीं है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता ही ये लोग उठ जाएंगे, हम लोग जाके जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं
कुछ इस तरीके की भी बातें यहाँ लगातार जो हो रही हैं। और अगर जो लोगों की जो बात करें, जो छोटे राज्य हैं राजीव जी, वहां से बहुत ज्यादा युवा आ रहा है और सबसे ज्यादा जो उनकी परेशानी है वो परीक्षा लीक को लेकर है। किसी भी राज्य की परीक्षा वो बिना लीक हुए, बिना पेपर लीक हुए वो नहीं हो रही है। ये तमाम जो युवा हैं जब हमसे बात करते हैं तो वो युवा अपना दर्द बताते हैं कि जैसे यूपीएससी के छात्र से हमने बात की, और एक छात्रा जो कि जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम में जो मेन प्लेटफॉर्म शेयर कर रही थी, उन्होंने एक दिन पहले हमसे हमारे कार्यक्रम में बात की थी। तो छात्रा ने यूपीएससी की तकलीफ बताई कि जिन लोगों का लास्ट अटेम्प्ट था उनकी तो अब जिंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि सीसेट जिस तरह से बनाया गया था उसको लेकर चर्चा है। खुद जो इस परीक्षा को जो लोग मैनेज करते हैं उन्होंने भी खुद माना था कि हाँ, इस बार बहुत टफ पेपर था, कि कुछ आंसर्स तो ऐसे थे कि वो भी नहीं दे पाते। तो इस तरीके की जो समस्या है वो लगातार छात्रों के साथ है। और अब जब ये आंदोलन मिला, पहले ऐसा होता था पेपर लीक हुआ और तमाम तरीके के जो छात्र है अपना कहा कि सोशल मीडिया पर शेयर करके रह जाते थे, लेकिन उन्हें अब एक प्लेटफॉर्म मिल गया है और इसी प्लेटफॉर्म का वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी बातों को रखने को। जैसे आज उत्तराखंड की एक युवती, उसने हमें रोका, स्पेशल रोका, और रोक के उन्होंने हमसे बातचीत की कि मैं डीबी लाइव देखती हूँ और मैं अपनी समस्या रखना चाहती हूँ। तो राजीव जी, इस तरीके के जो लगातार जो लोग हैं वो यहाँ जुड़ रहे हैं, लगातार जो है वो जी इकरार, चलिए शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ बता रहे थे और ये जानना ज़रूरी है कि आखिर कौन लोग आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या उनके विचार हैं, क्योंकि जो मंच के नीचे हैं, मंच के नीचे वो लोग आ रहे हैं जो सचमुच कुछ चाहते हैं, जो समस्याएं हैं उसका निदान चाहते हैं, सबसे बड़ी चीज़। और जो एक भविष्यवक्ता की बात ये कह रहे थे, अगर हम लोग देखें प्रशांत जी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, डॉक्टर राकेश पाठक जी, प्रशांत और अमलेंदु जी, हम लोग ऐसी भविष्यवाणियाँ खूब कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, लेकिन हम भविष्यवक्ता नहीं हैं, हम विश्लेषक हैं। विश्लेषण के आधार पर कहते हैं कि हाँ, इस देश में अगर सबसे ज़्यादा उपयोगी कुछ साबित होगा तो वो आंदोलन होगा, और हमेशा का, ये कोई नई बात नहीं है। स्वामी जी इकरार जुड़ गए हैं, स्वामी जी इकरार को क्लोज करने देते हैं। इकरार आप जुड़ गए हैं, अपनी बात क्लोज कीजिए। जी, तो राजीव जी, लगातार कल इस आंदोलन की जो रूपरेखा वो बनाई जा रही है। जो कुछ नए सदस्य इन लोगों ने चुने थे अपनी कोर कमेटी के अंदर, वो लगातार देख रहे हैं कि कल जो भीड़ आएगी उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए और किसको कहाँ जो जगह दी जाए, क्योंकि कल भीड़ बहुत बड़ी संख्या में आने की यहाँ संभावना है। तो लगातार दीप्ति के साथ साथ जो आशुतोष राका है या सौरभ दास है और अभिजीत दहिया है, वो लगातार जो है इसको लेकर रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि कल का जो प्रोटेस्ट है ये खुद पिछले 8 दिनों का प्रोटेस्ट एक, और कल से जो एक नई शुरुआत हो रही है वो एक अलग तरीके की इन लोगों की जो तैयारी है वो आज से शुरू हो गई है। रात भर ये लोग यहाँ रुकने वाले हैं, वैसे रोज रुकते हैं लेकिन आज विशेष रणनीति के तहत ये रुकेंगे, क्योंकि सुबह से जो है अब वो खाप पंचायतों के लोगों का आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सुबह 11 बजे से ये इन्होंने जो हमें कार्यक्रम बताया है कि सोनम यहाँ जुड़ेंगे, तो इसके लिए लगातार जो है तैयारी है। अब ये देखना होगा कि क्योंकि दिल्ली पुलिस से कोई अनुमति अभी तक राजीव जी नहीं है, अब इसमें कल क्या सोनम वही बात मैं पूछना चाह रहा था कि एक तो आप प्रदर्शन करने की अनुमति तो मिल गई, अभी पुलिस जो है आधिकारिक तौर पे ये अनुमति नहीं मिली है, लेकिन फिर भी यहाँ प्रदर्शन करने पुलिस दे रही है। पुलिस का यहाँ पर सहयोग भी दिखाई दे रहा है कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खाना वितरण कर रहे हैं, पानी बांट रहे हैं, कुछ और है, ये सारी चीजें। लेकिन कल से यहाँ हंगर स्ट्राइक पर बैठने वाले सोनम वांगचुक को ये अनुमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कल शाम 5 बजे ये सब यहाँ से उठा दिए जाएंगे या ये ऐसे ही चलता रहेगा? इसलिए कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पर क्या रणनीति यहाँ बन रही है? राजीव जी, देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, इन्हें पहले दिन की परमिशन थी, तब से लेके अभी तक कोई परमिशन नहीं है इनके पास प्रदर्शन की, ये लगातार बैठे हैं। अब ऐसे में जब जो सोनम का कल कार्यक्रम है उसकी भी कोई परमिशन नहीं है, यानी इतना तय है कि कल हो सकता है दिल्ली पुलिस कुछ बड़ा एक्शन ले, क्योंकि सोनम जब एक बार आपको खुद को याद होगा जिस तरह से पीछे वो भूख हड़ताल पर बैठे थे, तो कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी दिक्कतें ना हो, तो कहीं ऐसा भी अंदेशा है कि हो सकता है कि उनको बैठने ना
दिया जाए, या हो सकता है क्योंकि रात के समय भी हो सकता है कि कुछ कार्रवाई कर सके। जैसे हम अब यह भी अनुमान ही लगा सकते हैं, क्योंकि बिना परमिशन के कार्यक्रम किया जा रहा है। और सोनम जब भूख हड़ताल पर बैठेंगे तो एक बड़ी बात हो जाएगी। एक इंटरनेशनल मीडिया भी लगातार यहाँ बना हुआ है। कल CNN भी यहाँ था, जो तमाम तरीके के जो इंटरनेशनल मीडिया है उनके लोग इस प्रोटेस्ट को सबसे ज्यादा कवरेज दे रहे हैं। या तो इंडिया में जो यूट्यूब चैनल्स हैं और जो सोशल मीडिया है वो कवरेज दे रही है, इंटरनेशनल मीडिया कवरेज दे रही है। अब ऐसे में जिनेवा से लौटने के बाद अगर सोनम यहाँ बैठते हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है उसके लिए। अब उसके लिए क्या दिल्ली पुलिस तैयारी कर रहा है, क्या दिल्ली पुलिस के लिए आदेश है, ये अभी तक जो है स्पष्ट नहीं हो पाए। लेकिन इन लोगों की तरफ से साफ कहना है कि कल सोनम वांगचुक 11 बजे आएंगे और हम इसी तरह से धरने पर बैठेंगे। तो अब ये देखना कि ये तय करना कि क्या दिल्ली पुलिस के पास आदेश आते हैं। यदि कोई इस तरीके का आदेश आया कि हो सकता है कि इस धरने को अगर ये खत्म करना चाहे तो हो सकता है कि रात में भी कुछ कार्रवाई कर सकते हैं या अर्ली मॉर्निंग भी कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस की तादाद जो है वो आम दिनों के मुकाबले थोड़ी है। लेकिन अब इसको हम कंफर्म नहीं कर सकते कि क्या है। लेकिन सोनम वांगचुक के प्रदर्शन को लेकर जो है तमाम जो तैयारी है वो यहाँ से तो इनकी तो दिख रही है तैयारी, लेकिन दिल्ली पुलिस क्या तैयारी कर रही है ये अभी कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। किसी भी अधिकारी से बात कर ले, किसी भी सोर्स से बात कर ले, कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि इतना जरूर कुछ सोर्स से हमें दिल्ली पुलिस से पता चला कि उन्होंने कहा कि फिलहाल हम इस प्रोटेस्ट को जो है वो हमें इनको छात्रों को हाथ लगाने का कोई आदेश नहीं है। ये लगातार दिल्ली पुलिस जो कहती रही है वो ये। लेकिन अब क्या आदेश आता है, क्योंकि सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठते तो एक बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि भूख हड़ताल आखिर वो कब तक करेंगे और कब तक जो है सरकार को झुकना होगा या नहीं। ये जो तमाम तरीके की जो चर्चा है, क्या वो हो सकता है वो धर्मेंद्र प्रधान का जो है, अब चर्चा तो राजीव जी ये भी चल रही है कि धर्मेंद्र प्रधान को यहाँ से हटाकर हो सकता है उन्हें उड़ीसा का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो जो बीजेपी जो कवर करते हैं कुछ, उनसे भी हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए बीजेपी कभी नहीं ये दिखाती कि हम किसी आंदोलन के आगे झुक गए हैं या किसी के आगे हम झुक गए, क्योंकि बीजेपी की जो अपने आप को जो एक तरीके से जो एरोगेंट है वो कभी ये नहीं बताने की कोशिश करती कि अगर हमने ये निर्णय लिया उसका तो प्रमाण है, वो गलत बात है। उसका प्रमाण है किसानों के आंदोलन के आगे नरेंद्र मोदी झुके और नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा, और ये ऑन कैमरा और देश को संबोधित करते हुए कहा था कि शायद मुझ में ही कोई कमी थी कि मैं अपने किसान भाइयों को नहीं समझा पाया, तीनों कानूनों के बारे में नहीं बता पाया, इसलिए मैं उसको वापस लेता हूं। तो झुक तो गए थे उस समय, झुके हैं, इसलिए ये प्रूफ है, प्रमाण है अपने सामने, और ढेर सारे प्रमाण और भी हैं। अब शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था, उसी वक्त उधर दिल्ली का दंगा हो गया, इसलिए शाहीन बाग का आंदोलन और पूरे देश में जितने आंदोलन चल रहे थे उस समय CAA NRC के खिलाफ, वो आंदोलन उस समय वापस हो गए थे। तो इसलिए लेकिन ये है कि नरेंद्र मोदी भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, भाग्य के बहुत धनी हैं वो, और इसलिए धनी हैं क्योंकि ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ऐसी घटनाएं आ जाती हैं जिसमें उनको थोड़ी राहत मिल जाती है, ये कह सकते हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया इकरार हमारे साथ जुड़ने के लिए। जंतर मंतर पर आप हैं और निगाहें बनाए रखिए, जो कुछ चल रहा है हम तक और हमारे साथियों तक पहुंचाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आना चाहता हूं जल्दी से प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, बातें सुन रहे थे आप यहाँ हमारे साथी इकरार से, और बहुत कुछ अलग अलग चीज़ों को समझने की कोशिश हम कर रहे थे कि वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आगे की रणनीति क्या है, सोनम वांगचुक के आने के बाद क्या होगा, उनसे पहले की रणनीति क्या है, और इस्तीफा होता है तब क्या, नहीं होता है तब क्या, ये सारी चीज़ें आप इसको कैसे इसकी समीक्षा करेंगे, क्या देखते हैं आप स्वामी? राजीव जी, मुझे तो ये खबर मिली है, सूत्रों से ये खबर मिली है कि धर्मेंद्र प्रधान जो ये चंपत राय का स्थान खाली हो रहा है वहां पे स्थान लेने जाने वाले हैं, और उसके बाद सोना गिनने में, तोलने में, नोट गिनने में ये धर्मेंद्र प्रधान का, और उसमें ये जो अपने मंत्री जी हैं राजस्थान के जिन्होंने 1 करोड़ रुपए है, उनको भी उसमें शामिल किया जाएगा। एक नया ट्रस्ट बनेगा और उस ट्रस्ट में सारे लोग, मोहन यादव टाइप और ये सारे लोग उसमें शामिल होंगे। देखिए, वास्तविकता ये है, जो जंतर मंतर में ये आंदोलन राजीव जी हो रहा है, ये हमारे लिए इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये फेल हुआ, वैसे ही जनता के बीच में आंदोलनों के प्रति जो एक सद्भाव था, एक उन्हें आशा की किरण से आंदोलन को देखते थे, वो नष्ट हो जाएगा। एक अन्ना हजारे का आंदोलन लोगों ने देख लिया किस प्रकार का फर्जी आंदोलन हुआ।
एक मकसद से हुआ, आरएसएस द्वारा प्रायोजित हुआ, और उसके बाद सारे झूठे आरोप लगा के एक ईमानदार प्रधानमंत्री को उन्होंने सत्ता से हटा दिया। और ये आंदोलन अगर असफल होता है, क्योंकि देखिए ये आंदोलन की जो मुझे कमी नजर आती है वो केवल ये है कि इन्होंने एक सूत्रीय कार्यक्रम बनाया है, और जो राहुल गांधी का एक होलिस्टिक एक अप्रोच है पूरा यूथ मूवमेंट के बारे में, यूथ की प्रॉब्लम के बारे में, यूथ के कंसर्न्स के बारे में, ये उसको डाइल्यूट कर दिया है। ये बात दूसरी है कि आज आपने देखा कि कैंडल मार्च कर रहे हैं यूथ कांग्रेस वाले, कांग्रेस के लोग, लेकिन ये आंदोलन जो है ये क्रेडिबिलिटी आंदोलनों की कम करेगा या ज्यादा करेगा ये दिखाई पड़ जाएगा। तो अभी तक जो पहले हम लोग ये आशा कर रहे थे, और पहले दिन जाके जब मैंने इस आंदोलन को देखा था तो मुझे लग रहा था कि जिस प्रकार का अट्रैक्शन का एक अंदाजा इन लोगों ने लगाया था कि 2 करोड़ हमारे फॉलोअर्स हैं तो लाखों लोग हो जाएंगे, सड़कें बिल्कुल भर जाएंगी, और यही कारण है कि पुलिस इन्हें परमिशन भी दे रही है, बिना परमिशन के बैठने भी दे रही है। सोनम वांगचुक को भी हो सकता है भूख हड़ताल पे, क्योंकि उन्हें लगा कि जिस प्रकार का अट्रैक्टिवनेस इसके साथ होना चाहिए था। लेकिन इस आंदोलन ने एक काम जरूर कर दिया है जो कि आंदोलनों के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है, कि यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के लोग सड़क पे लड़ रहे हैं और मार खा रहे हैं और पिट रहे हैं, उन आंदोलन को इसने साइड ट्रैक कर दिया है। और हम लोग भी सारा का सारा जो हमारा ध्यान है आज के तारीख में जंतर मंतर पे है और कांग्रेस जनता पार्टी में है। देखिए वास्तविकता में आज के तारीख में जो अमलेंदु ने कहा बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल नियंत्रण मोदी जी खो चुके हैं। क्योंकि यही होता है कि जब आप इस प्रकार से नियंत्रण खोते हैं और गुंडे बदमाशों को और गोडसेवादियों को आगे बढ़ने की अनुमति देते हैं, वही आपके लिए खतरा बन जाते हैं। जैसे पहले हम कह रहे थे कि इतना ज्यादा भस्मासुर इन्होंने पैदा कर दिए हैं, अब उस भस्मासुर को काबू में करने के लिए जैसे भगवान शिव को समस्या झेलनी पड़ी थी और भगवान विष्णु की मदद मांगनी पड़ी थी, आज वही स्थिति है। क्योंकि ये लोग जो हैं जिन्हें खून मुंह में लग गया है, अब ये राम जन्मभूमि के अंदर हो, जैसे अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया के अंदर एक पोस्ट है, सैकड़ों साल पहले, कितने साल पहले स्वर्ण मंदिर के ऊपर कितने टन सोना लगा हुआ है, एक सोने की इधर से उधर परत गायब नहीं हुई है। और हमारे राम जन्मभूमि जिसमें करोड़ों हिंदुओं की भावना टिकी हुई है, वहां पे किस प्रकार से बंदरबाट हुई है। मैं अपने धर्म को मानता हूं, मैं हिंदू धर्म को मानता हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, लेकिन इस बात से मुझे ठेस पहुंचती है कि वो लोग लंगर में खाना खिलाते हैं, हर आदमी को खाना खिलाते हैं, अपने जो उनके गुरुद्वारे होते हैं उसके अंदर लोगों को सोने देते हैं, उनके यहाँ सोने की कभी कोई चोरी नहीं होती। और हमारे यहाँ बताया जाता है कि केदारनाथ के अंदर कितने किलो सोना जो है वो चोरी हो गया। तो मानी बात है कि ये हिंदू भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है, आंदोलन की क्रेडिबिलिटी जो है वो भी डाउट पे है, और हर मंत्री, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या तो बिकने के, क्योंकि ये जो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं ये जानते हैं कि जो अपोजिशन वाले हैं उनको तो 50 करोड़ मिल जाता है, वो बिक जाते हैं, लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे हैं, अब जीते हैं तो हमें 50 करोड़ क्यों नहीं मिलते, इसलिए वो 50 करोड़ कमाने की जुगाड़ पे रहते हैं। तो मुझे ये लगता है ये आंदोलन जो है इसने कम से कम हमारी अटेंशन को डाइवर्ट कर दिया है, लेकिन जिस प्रकार की अट्रैक्शन इसको मिल रहा है और जिस प्रकार की अटेंशन मिल रही है, वो 2 करोड़ का जो आंकड़ा था उसके पीछे भी मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा झोल था। जी जी बिल्कुल, आकलन और बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे आंदोलन और आंदोलन की आवश्यकता क्यों है ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इतना तो तय है कि आखिर रिजल्ट की तरफ अगर आप बढ़ेंगे, देश में सत्ता परिवर्तन या सत्ता पर काबिज होना कुछ भी ऐसा है, तो आपको पॉलिटिकल पार्टी की तरफ बढ़ना होगा। और आज की तारीख में इस आंदोलन में जो लोग जुड़े हुए हैं वो किधर जाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। डॉक्टर राकेश पाठक जी, डॉक्टर साहब ज़रा आपसे भी समझना चाहता हूँ, जो विश्लेषण अभी स्वामी जी कर रहे थे और जो चीज़ें चल रही हैं, बहुत जो घटनाक्रम, जिस तेज़ी से बदलते हुए घटनाक्रम को हम देख रहे हैं अलग अलग ढंग से, प्रधानमंत्री शायद जिस ढंग से वो भी तेज हो गए हैं, प्रधानमंत्री की तीव्रता इसमें है कि महीने में कम से कम एक बार तो, अभी तो 3-3 बार विदेश हो आए, लेकिन कम से कम एक बार विदेश तो चले ही जाओ। ये जो तेज़ी है और इंटरनली जो भारत की हालत है इसको देखा जाए, छात्र गुस्से में हैं, जंतर मंतर पर जाके देखिए, वो क्रोध, वो गुस्सा वो दिखाई देता है। और न सिर्फ छात्रों में बल्कि उनके पेरेंट्स में भी, उनके सगे संबंधियों में भी वो दिखाई देता है। प्रशांत टंडन जी की एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो कह रहे थे कि यहाँ एक छोटा सा जो सैंपल साइज होता है ना, कि वहाँ बैठ के आज शायद एक
बड़े पैमाने पर आंदोलन की तैयारी हो रही हो, और एक आंदोलन जो उधर चल रहा है जो राहुल गांधी का, और आज राहुल गांधी की जो चिट्ठी है अपने तमाम पूरे प्रदेश के अलग अलग प्रदेशों के मुखिया, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल गांव तक में। और एक खबर आप लोगों ने देखी होगी, श्रीनिवास बीवी, जानते होंगे आप लोग, श्रीनिवास बीवी को कांग्रेस सेवा दल का अध्यक्ष बनाया गया कल ही। एक बहुत बड़ा मूव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कांग्रेस सेवा दल किसी जमाने में आरएसएस को टक्कर देने के हिसाब से काफी उस हिसाब से देखा जाता था कि आरएसएस को टक्कर देगा ये दल, और उसके प्रमुख के रूप में, क्योंकि श्रीनिवास बीवी ने जो यूथ कांग्रेस के लिए किया है इसको भूला नहीं जा सकता। तो इसलिए कांग्रेस के मूव दिखाई देते हैं। डॉक्टर साहब जरा मैं यहाँ, और बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट छेड़ा यहाँ पर स्वामी जी ने, बहुत महत्वपूर्ण। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए, और कुछ कुछ अलग अलग पॉइंट्स, कुछ कुछ अलग अलग डॉट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। राजीव जी, पहले प्रधानमंत्री की तेजी पर बात कर ले। जब भी देश संकट में होता है, बड़ी से बड़ी घटना के समय प्रधानमंत्री कहाँ व्यस्त होते हैं ये दुनिया देख रही है। वे दुनिया के सबसे पुराने कछुए को पत्तियां खिला रहे हैं। प्रसंगवश बता दें कि मोदी जी ने जिन्हें पत्तियां खिलाई है, एल डाबरा जॉइंट टॉर्टोइज नाम का जो कछुआ है, उनमें वो सबसे उम्रदराज नहीं है। सबसे उम्रदराज तो सेंट हेलेना में रहता है, उसका नाम है जोनाथन। सेंट हेलेना वही द्वीप है जहां जी हाँ, लेकिन ये 150 साल का है। वो जो जोनाथन है उसकी उम्र है 191 या 192 साल। 1832 में पैदा हुआ था, और उसी सेंट हेलेना में आज भी रहता है, वहां के गवर्नर हाउस में, जहां नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू के बाद कैद में रखा गया था। तो खैर मुझे नहीं मालूम जोनाथन के रूप में इसे बताया जा रहा हो, लेकिन ये जोनाथन नहीं है, प्रजाति वही है। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस वक्त देश इतने भीषण सवालों से जूझ रहा है, देश की युवा पीढ़ी उद्विग्न है, सड़कों पर उतरी हुई है। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, प्रशांत जी, अमलेंदु जी, आप लोग जो कह रहे हैं मैं 100% सहमत हूं कि इस वक्त देश के भीतर एक उथल पुथल मची हुई है। और प्रशांत जी, आपने जो कहा 24 कैरेट सही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। किसी को कोई डर नहीं है, चोरों को, लुटेरों को, रहजनों को, किसी को फिक्र नहीं है कि सरकार नाम की कोई चीज है, स्टेट नाम की कोई संस्था है, पुलिस नाम की कोई चीज है, प्रशासन नाम की कोई चीज है कि अगर हम मंदिर में डाका डालेंगे तो हम पकड़े जाएंगे, हम पेपर लीक करेंगे तो पकड़े जाएंगे, हम परीक्षार्थियों की कॉपी ठीक से नहीं जांचेंगे तब भी हम पकड़े जाएंगे। ये भय खत्म हो गया है। बाकी जो उस तरह के अपराध हैं उनकी तो आप कल्पना। जी प्रशांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी प्रशांत जी, प्रशांत जी की आवाज जी जी आ रही है जी। सिर्फ एक बात राकेश जी, पुलिस का हाल क्या है मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल, आप बिल्कुल। मोटरसाइकिल में आप बीजेपी का झंडा लगा लीजिए या भगवा वो पहन लीजिए, मफलर या कोई चीज, गमछा, और उसके बाद आप बगैर हेलमेट के, बगैर लाइसेंस के आप शहर भर में मोटरसाइकिल चलाइए, कोई पुलिस वाला आपको रोकेगा ही नहीं। ये लाइसेंस है। तो पुलिस का स्थिति जो है वो पार्टी और पुलिस में अंतर भी खत्म हो गया है। जी बिल्कुल खत्म हो गया। देखिए, इसीलिए इस तरह के भगवा गमछे वाले लोगों के घरों में घुसकर, दुकानों में घुसकर, पूजा घरों में घुसकर गैस्टापो की तरह काम कर रहे हैं। कुछ भी करने की हिम्मत, दुस्साहस उन्हें इसलिए मिला हुआ है कि सत्ता का संरक्षण उन्हें प्राप्त है। अमलेंदु जी रहजनों की बात कर रहे थे, रहबरी की बात कर रहे थे। तू इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता काफिला कैसे लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं,
तेरी रहबरी पर सवाल है। तो ये जो रहबर बन के पिछले 12 सालों से बैठे हैं, इनकी रहबरी में ही मंदिर लुट रहे हैं, इनकी रहबरी में युवाओं का भविष्य लुट रहा है और इनको फिक्र नहीं है। बड़ी खेद के साथ कहना पड़ेगा सर कि सिर्फ सांप्रदायिक धार्मिक ध्रुवीकरण के चलते सत्ता इतनी निश्चिंत है कि उसको पता नहीं लग रहा कि समाज के भीतर उसके खिलाफ कितना आक्रोश पनप रहा है। आपने कांग्रेस के परिवर्तन की बात कही। हम लोग शुरू से, जब से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में निकले थे, हम लोग तब से कहते आए हैं कि राहुल गांधी अपनी कांग्रेस बना रहे हैं। आने वाले समय की जो चुनौतियां हैं उसका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस अब निस्संकोच उन मुद्दों पर बात कर रही है जिनको लेकर कई बार प्रगतिशील लोग भी, खुद पार्टी के भीतर के लोग भी ये कहते हैं कि आप मुसलमानों का नाम मत लीजिए, अल्पसंख्यक कह दीजिए। राहुल गांधी ने खुद कहा, एक कार्यक्रम में उनसे कहा गया, उन्होंने कहा नहीं, हम जिस वर्ग के साथ अन्याय होगा उसकी बात करेंगे। और इसी सिलसिले में सोनिया गांधी का ये आलेख जो गजा पट्टी में 40,000 बच्चों की मौत, 20,000 बच्चों के घायल होने पर लिखा गया है, उसमें उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण बात उठाई है। उन्होंने जो शब्द लिखा है कि चुप्पी की एकमात्र आवाज, आप कल्पना कीजिए, चुप्पी की एकमात्र आवाज भारत है। और उसके आगे उन्होंने लिखा है स्टोनी साइलेंस, पत्थर जैसी खामोशी। भारत सरकार बरते हुए एक ऐसे मुद्दे पर जिसकी रिपोर्ट एक भारत के न्यायाधीश ने ही तैयार की है, उसने बताया है, उसका एक न्यायाधिकरण यूएन का जो है उसने बताया, कमीशन, कि इतना जुल्म हुआ है और भारत सरकार चुप बैठी हुई है। सोनिया गांधी ने कई उसमें उदाहरण दिए हैं कि दुनिया के किन किन देशों ने इस दौरान फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। भारत की परंपरागत नीति महात्मा गांधी के समय से फिलिस्तीन के समर्थन की रही है। दक्षिण अफ्रीका जैसे देश इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज करा रहे हैं और भारत सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी है। और सबसे अहम बात, सोनिया गांधी ने अपने आलेख में इजराइल पर जो हमला हुआ था 7 अक्टूबर वाला, उसे भी बर्बर हमला कहा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने उसे अनदेखा किया हो। बीजेपी अब कह रही है तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस। सोनिया गांधी का आलेख वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए, जबकि वे इंसानियत की बात कर रही हैं। दुनिया में इंसानियत पर कभी भी जुल्म होता था तो भारत सरकार, पूरा देश पीड़ितों के पक्ष में खड़ा रहता था। और हम इस बार हमलावरों की गोद में बैठे हैं, पक्ष में तो छोड़ दीजिए। जी राजीव जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, गोद में ही बैठे हुए हैं। प्रशांत जी, आंदोलन की हम बात अभी शुरुआत में भी कर रहे थे और बहुत कुछ जब इकरार वहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे अभी जंतर मंतर से, तो बहुत सारे ख्याल जो हैं वो खुद ब खुद ताज़ा हो जाते हैं। और यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि जंतर मंतर पे जो चल रहा है, और अभी आपने बताया भी, और ये हम सब जानते हैं, लगातार सड़क की बात होती है। संसद जब खामोश हो जाए, क्या संसद जब खामोश हो जाए, ऐसे ही कुछ है ना? सड़क जब खामोश, सड़क जब खामोश, संसद आवारा हो जाती है। संसद आवारा हो जाती है। जी जी जी, बिल्कुल। सड़क जब खामोश हो जाए, यहाँ सड़क खामोश नहीं है, अब ये दिखाई दे रहा है। और यहीं से पॉलिटिकल चेंजेस की शुरुआत होती है। जी देखिए, सरकार अभी इसमें बड़े प्रयोग कर रही है। तो अब आप देखिए कि जो जमीन पर लोग हैं, मैं 3-4 दिन वहां गया हूं, आप भी वहां होकर आए हैं जंतर मंतर पे। जो जमीन पे लोग हैं, जो भीड़ वहां जमा है, वो बड़े अच्छे लोग हैं। जो छात्र हैं बड़े एनर्जेटिक हैं और बड़ी क्लैरिटी है उनमें। लेकिन जो मंच पे लोग हैं, अब मैं 2 नाम इसमें लेना चाहता हूं। एक अभिजीत जी के, उनकी पृष्ठभूमि एक आम आदमी पार्टी की आती है और वो किस प्रकार के
पिछले ट्वीट कर रहे थे वो भी आता है। तो ये माना कि उनके दूसरे जो साथी हैं वो बड़े युवा थे और शायद उनको समझ में नहीं आया होगा कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन अब दूसरे जो एंट्री हुई है वहां पे किरदार की, सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक का धरना प्रदर्शन जो कल होगा वहां पे, भूख हड़ताल, उसको सरकार नहीं रोकेगी। रोकना होता तो उसी दिन उनको रोकती जब वो गए थे वहां। सरकार यहाँ पे एक प्रयोग करना चाह रही है कि एक पैरेलल युवाओं को की ओपिनियन को डिवाइड करने के लिए कुछ पैरेलल खड़ा कर दो जिसका स्विच उसके हाथ में हो। तो मुझको लगता है कि ये स्विच जो है जरूर उनके हाथ में है, लेकिन वो स्विच काम करेगा कि नहीं करेगा ये हम देखेंगे। सोनम वांगचुक कौन है? इन्होंने धारा 370 के हटाए जाने का स्वागत किया था। फिर इन्होंने लद्दाख में आंदोलन किया, आंदोलन में गिरफ्तार हुए। इनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा, जोधपुर की जेल में इनको रखा गया 5 महीने। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनका केस बंद कर दिया। बड़ा रोचक है, मतलब। और उनके इसमें ये भी जोड़ दीजिए प्रशांत जी, इसमें ये भी जोड़ दीजिए कि उतनी सी अवधि के लिए अंधभक्तों की नजर में सोनम वांगचुक पाकिस्तानी, चीनी एजेंट, आईएसआई के एजेंट, देशद्रोही सब साबित हो गए थे। सब हो गए जी। अब वो जो सोनम वांगचुक हैं जो एनएसए के अंदर बंद थे, उनके ऊपर आरोप था कि वो बांग्लादेश, नेपाल जैसा जेंजी आंदोलन भड़काने की बात कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने वक्त निकाला, बहुत माननीय जजों का मैं सलाम करता हूं, उन्होंने वक्त निकाला, सोनम वांगचुक की स्पीचेस को पढ़ा। 5 साल से वो उमर खालिद की स्पीचेस को नहीं पढ़ पाए हैं, टाइम नहीं मिला जज साहब को, लेकिन सोनम वांगचुक की स्पीचेस को पढ़ा और उन्होंने केस को खारिज कर दिया। वो सोनम वांगचुक जिनके ऊपर सरकार ने आरोप लगाया कि वो नेपाल, बांग्लादेश जैसा आंदोलन भड़काने की कोशिश कर रहे थे, वो सोनम वांगचुक जंतर मंतर में भाषण दे के जा चुके हैं। फर्ज कीजिए, जरा इमेजिन करें हम लोग कि कल सुप्रीम कोर्ट का कोई एकदम दरिया दिली हो जाए, सुप्रीम कोर्ट को कानून, संविधान और मर्यादा का ख्याल आ जाए और वो उमर खालिद को जमानत दे दे। तो क्या जमानत के बाद उमर खालिद जंतर मंतर भाषण देने आ सकते हैं? क्या पुलिस करने देगी उनको ये काम? नहीं। बड़ा मुश्किल है आज की स्थिति में देखा जाए तो। लेकिन सोनम वांगचुक भाषण दे के जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कल वो भूख हड़ताल में बैठेंगे और ये सरकार और पुलिस बैठने देगी उनको। ये एक प्रयोग चल रहा है अभी इस वक्त, इतना ही। जी चलिए, अभी एक तस्वीर आप लोग देख रहे थे, उस चलते चलते अब प्रोग्राम खत्म करते हैं। अमलेंदु जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? अमलेंदु जी? नहीं राजीव, ज्यादा कुछ नहीं जोड़ना है, बस सिर्फ इतना है कि ये जो आंदोलन जिसको कहा जा रहा है कि जेनजी का आंदोलन है, मुझे लगता है प्रशांत जी की बात एकदम सही है कि सरकार ने जो है ये एक टेस्ट बैलून छोड़ा है कि जेनजी कुछ है देश के अंदर की नहीं है और कितना है ये मालूम पड़ेगा। राजवीर दीप के जो लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि भाई घर से निकलिए, मतलब जो 2 करोड़ फॉलोअर वाले हैं वो भी वहां से मंच से भी अपील करते हैं और कई बार कर चुके, भाई घर से निकलिए, लड़ाई जो है वो सड़क से ही होगी, सोशल मीडिया से लड़ाई नहीं हो सकती। तो अब ये सरकार शायद हो सकता है चेक कर रही होगी जेनजी में कितनी ताकत है और इस तरीके से लोग कितने इकट्ठा हो सकते हैं। तो हो सकता है शायद ये एक तोलने की चीज हो। और सोनम वांगचुक को लेकर जो संशय जाहिर किए प्रशांत जी ने, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल संशय ठीक है और यही संशय राजीव जी डिप्के को लेकर भी है। लेकिन फिर भी हम लोग ये कहेंगे कि आयोजकों पे संशय हो सकता है, लेकिन जो वहाँ आ रहा है वो अपनी जेन्युइन समस्याओं को लेकर आ रहा है। तो इसलिए जो है सरकार को इससे भी सतर्क रहने की आवश्यकता है कि जो लोग आ रहे हैं उनके भी चेहरे पढ़ लो, सिर्फ मंच के चेहरे मत पढ़ना। जी। चलिए, गर्मी में अगर नारियल पानी पिए तो मज़ा आ जाता है, ठंडक बहुत अच्छी मिलती है। नारियल पानी ज़रा आप देखिए, ऊपर आप लोगों के ऊपर एक तस्वीर है, और सेशल्स में अगर नारियल पानी पिए तो और भी मज़ा आता है।
नारियल पानी पी रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। चलिए उनको नारियल पानी पीते हुए छोड़ते हैं और इस चर्चा को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। ये हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, सेशल्स में हैं और तमाम समस्याओं से दूर थोड़ा इत्मीनान फरमाते हुए नारियल पानी, सेशल्स के नारियल पानी का मज़ा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना। और उसके बाद यहाँ कछुआ देखिए, कछुओं की प्रजातियों के बारे में पूछते हुए नरेंद्र मोदी, फिर पानी, यहाँ तो पेड़ काटे जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कितने काट दिए गए आप लोगों ने देखा, लेकिन वहाँ पानी डाल रहे हैं पौधे में। प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? कछुओं की प्रजाति पे ही हमला अंडमान निकोबार में हो रहा है। जी 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 बिल्कुल। लेकिन वो वहाँ का कछुआ है, विदेश का कछुआ है, इम्पोर्टेड कछुआ है। वो सर अंडमान वाला जो है लेदर बैक, जो अंडमान वाला कछुआ है, आपको याद होगा राजीव जी, हम लोगों ने उस पर वीडियो भी बनाया था अंडमान से। जी वो तो दुनिया में बिल्कुल दुर्लभ प्रजाति का है, कुछ जगह ही बचा है वो, लेदर बैक टर्टल कहते हैं उसको। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चाहे अंडमान हो, चाहे अपने देश